आर्यन इन्वेजन थियरी हो, येती हो, कैलाश हो, तंत्र हो, एलियन हो, मौत हो। हमेशा लगता है कि जब वो बात कर रहे हैं ना उनके साथ रूम में और कोई भी है। ऑफ कैमरा भी मुझे ऐसी चीजें बोलते हैं कि बैग में जार लेके आए हैं, डॉल लेके आए हैं, ये वो। और बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों ओल्ड मीडिया और न्यू मीडिया में भी छा चुके हैं। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ नहीं कर पाते। मेरे साथी सोते हैं या मैं इनके साथ सोता हूँ। बीच बीच में मुझे शक भी होने लग गया था कि रणवीर और हर्ष का कुछ चल तो नहीं रहा। पर ये हमारी सीक्रेट थी, भाती मैम को बताना नहीं था कि हम बात करते हैं रात को। आप होते हो और एक तांत्रिक होता है। मेरे साथ क्या करते हो? मेरा इमेज एक ट्रेडिशनल दामाद का इमेज है। ऐसे लगता है कि ये हमारी बेटी को सुखी रखेगा। मुझे मेरे एक्स की याद आ रही है। आई ऑल्सो फील कि जब आप किसी के स्टूडियो में आ जाते हो उन आर्टिस्ट की एनर्जी फील होती है। तो यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत हाई एनर्जी है। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज है पॉडकास्ट के ओजी कहा जाता है, जिनको शायद ये मेरे साथी सोते हैं या मैं इनके साथ सोता हूं, क्योंकि रात को पॉडकास्ट लगाता हूं और जो भी पॉडकास्ट हो पूरा सुनना है। यस, बीच बीच में मुझे शक भी होने लग गया था कि रणवीर और हर्ष का कुछ चल तो नहीं रहा, क्योंकि सोते वक्त भी जागते वक्त भी लड़के को क्या सुनता रहता। फिर मैंने भी देखा, फिर मैंने बोला भी लड़के को सुनना चाहिए। वेलकम रणवीर, एलओएल पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मजा आने वाला है। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपके साथ। बहुत खुश हूँ यहाँ आकर, पर ये हमारी सीक्रेट थी, भाती मैम को बताना नहीं था कि हम बात करते हैं रात को। आप होते हो और एक तांत्रिक होता है। मेरे साथ क्या करते हो? बताइए फिर वो तांत्रिक कैसे करता है? मतलब मैंने एक बार आपका पॉडकास्ट देखा है, ऐसी कुछ ना कैलाश का कुछ था, तो वो फिर अघोरीस क्या करते हैं, मैं भी खो गई उसमें। मतलब मेरी भी गर्दन 2-3 बार ऐसे ऐसे हो गई। लेकिन सच में यार आप बांध देते हो रणवीर, आप बहुत टैलेंटेड हो। पहले तो मैं एक ऐसे शहर से हूँ जितने इतने टैलेंटेड लोग देखे नहीं थे। जब मैं बॉम्बे आई ना तब मुझे पता चला कि हाँ भी ये भी होते हैं। बट मैं ऐसी वाली हूँ, बहुत बेशर्म हूँ। कोई भी हिमाचल से हो या पंजाब से, लुधियाना, छोटे शहरों से भी जो होते हैं ना, मुझे अच्छी लगते हैं, मैं तुरंत मैसेज कर देती हूँ। और मैंने आपको भी कर दिया था और आपका तुरंत जवाब आया था। मैंने बोला यस, ये लड़का बहुत ही ज्यादा क्यूट है यार। एक ऐसे दौर में जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन को आप एंटरटेनमेंट के जरिए देखते हो कि आप या तो हंसाते हो या तो रुलाते हो या तो आप डांस करते हो या गाना गाते हो, एक आर्ट के फॉर्म में। आपने उस आर्ट के फॉर्म को नॉलेज के फॉर्म के साथ ऐसा मैरी किया और ऐसे ऐसे टॉपिक से हमको रूबरू करवाया जो टॉपिक शायद हम पता था बट उसके डेप्थ में कभी गए नहीं। शायद वो आर्यन इन्वेजन थियरी हो, येती हो, कैलाश हो, तंत्र हो, एलियन हो, मौत हो। अरे बाप रे। वो नहीं, और वो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो मैं ना बहुत पढ़ता रहता हूँ, कुछ लोग देखता रहता हूँ। तो मेरे को तो जब आपका चैनल मिला ना, मतलब मैं आई यूज्ड टू वेट, और वो पूरा बेल आइकन दबा के, इसने अपनी भी बेल लगा दी साथ में कि बजे। मैं इतना कंज्यूम करने लग गया था, इतना कंज्यूम करने लग गया था। तो जिम करते हुए कान में लगाया हुआ है, ठीक है, रात को सोते वक्त लगाया हुआ है, गाड़ी कभी ड्राइव कर रहा हूँ, गाने सुनने बंद हो गए थे। एक टाइम पे तो बहुत तगड़ा हैंगओवर था। फिर मैंने बोला अब जब इतना कंज्यूम करने लग गए हो तो चलो हम भी पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो मेन काम है वो हंसाना, एंटरटेन करना है, तो हम कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं कर सकते थे जो आप करते हो। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाइट फनी पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट आपकी वजह से है। मैं पूछना चाहूंगी कि आप रणवीर इलाहाबादिया, मतलब इलाहाबाद से कब आए आप? ये इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप दोनों के बारे में, जो मुझे वहां भी कहनी थी पर अब कैमरे के सामने कहूंगा। आप दोनों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ओरिजिन्स टीवी ट्रेडिशनल मीडिया में है और बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों ओल्ड मीडिया और न्यू मीडिया में भी छा चुके हैं। और ये एक्चुअली मेहनत की वजह से हुआ है। ये मीडिया वाले जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है इस सब में। तो इट्स नॉट एट ऑल इजी व्हाट यू गाइस हैव डन। तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। How sweet यार, थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो फील कि जब आप किसी के स्टूडियो में आ जाते हो उन आर्टिस्ट की एनर्जी फील होती है। तो यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत हाई एनर्जी है, ये कहना चाहूंगा। ये तो है। पता नहीं, ये बात ना जब भी कोई पॉडकास्ट के लिए आता जरूर बोलते हैं कि इस रूम में आके ना अलग ही एनर्जी है। बट ये हमारा एक कॉन्फ्रेंस रूम था। इसमें पीछे आप देख रहे होंगे आधे खिलौने हमारे बच्चे के हैं। गुजराती का दिमाग, आधी रात को बत्ती जली और उसने एक ही दिन में सेट बना दिया। हमारी टीम थी
मतलब कहते हैं ना कि कोई चीज को खड़े रहने के लिए ना आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है, स्ट्रांग होनी चाहिए। ये गाइस ही हमारी रीढ़ की हड्डी है जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए हम रणवीर इतना कुछ कर पाए, वरना अकेले नहीं कर पाते। मैं हमेशा टीम को श्रेय जरूर देती हूँ, चाहे वो हेयर मेकअप हो या लाइट वाले साउंड वाले सब। हमारे लिए सबसे मुश्किल पता है क्या होता है, हमने हमेशा पहला शूटिंग भी जब किया था ना 17 कैमरे के साथ करते हैं, 17 कैमरे, बड़ा सेट। तो हमारे लिए ये बिलीव करना कि क्या आप छोटे से रूम में शूटिंग करोगे, कैसा लगेगा आपको, तो लोग मेकअप में देखते हैं, ऐसा फिनिश प्रोडक्ट में देखते हैं, क्या आप रॉ चीज में अच्छे लगोगे। मैंने बोला जय माता दी, और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो सोचते रहेंगे तो क्या ही होगा। तो अभी मुझे इलाहाबाद वाली बात बता। ओके, तो दो कहानियां। मेरे चाचू ने मुझे एक कहानी बताई है, पापा ने दूसरी कहानी बताई, तो मैं दोनों कहानी बताऊंगा। मुझे पता नहीं कि कौन सी कहानी सच है। तो एक कहानी मेरे पापा ने बताई है कि मेरे कोई रिश्तेदार कवि थे, जैसे हरिवंश राय श्रीवास्तव बच्चन होता है, वैसे ही हमारी फैमिली का नाम अलाहाबाद है। तो रणवीर एक्चुअल सरनेम अरोरा है, जो पेपर पे नहीं लिखते हम। पंजाबी। ओह, तो प्रॉपर प्योर पंजाबी। अरोड़ा यार, पूरे पंजाबी। पापा के साइड से। दादी सरदारनी थी, और हाँ, तो वो थोड़ा एंगल भी है। वाह जी वाह, मजा ही आ गया। अच्छा। पर तो जो भी, ये अरोरा एक पोएटिक सरनेम है कि कोई कवि थे। दूसरी साइड से मुझे ये पता चला है कि हमारी फैमिली ओरिजिनली पाकिस्तान से थी, तो वहाँ सारी फैमिलीज को टाइटल्स दिए जाते थे, स्पेशली जो लोग एजुकेशन में थे। तो मेरे कोई परदादा शायद प्रोफेसर थे किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ टाइटल दिया जाता था इलम वादी, और बॉर्डर के इस साइड आने के बाद उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अलाहाबादिया। तो मुझे पता नहीं कि सच क्या है, पर सिर्फ एक ही सच है कि मैं इलाहाबाद से नहीं हूँ। हर किसी को लगता है कि मैं इलाहाबाद से हूँ। मुझे इलाहाबाद बहुत अच्छा लगता है, मैं गया हूँ इलाहाबाद, प्रयागराज बहुत प्यारा शहर है, पर मैं खुद अमृतसर से हूँ। सोचो लोग ये जाते होंगे, लोग स्वागत करते होंगे, अपना लड़का आ गया रणवीर प्रयागराजिया। क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया, कोई लड़की प्रपोज करती होगी तो कहती होगी आई लव यू रणवीर इलाहाबादिया, इतने कहने तक तो अगला निकल ही जाता होगा। लेकिन सच में यार, आपकी जो मैं पॉडकास्ट देखती हूँ ना, इतनी इंटेलिजेंट बातें, सामने वाला भी इतना सीरियस, मैं ना ऐसा कर ही नहीं पाती। मतलब मैं हर्ष को बोला था, मैं क्या मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा। वो येती जो थे ना, मतलब मैं खेल कूद में बहुत अच्छी थी, मैं किताबों वाली नहीं थी, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। आप मुझे जनरल नॉलेज पूछोगे ना, मुझे नहीं पता कुछ भी, सच में। इसका जीरो कनेक्शन ही मीडिया आता ना, मैडम बजट पास हुआ, तो मेरे को होता मुझे क्या बजट, मैं तो कमा रही हूँ, मैं तो बजट देखूँ, तो मैं वैसी वाली हूँ। बट आपका जो पॉडकास्ट है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी है। दोनों मम्मी और पापा डॉक्टर हैं, उनके मम्मी और पापा भी डॉक्टर्स हैं। तो हाँ, मैंने इंजीनियरिंग करी थी, और इसलिए मैं मेरे फैमिली का कलंक हूँ। बट इंजीनियरिंग पूरी की थी? हाँ, मतलब ग्रेजुएट हुआ था, फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, पर फाइनल ईयर तक पहुंचने तक स्वीट यार, बेचारा क्या फेल हुआ। हाँ, पर फर्स्ट क्लास से पास हुआ। तो क्योंकि अगर आप एक साइंस ओरिएंटेड फैमिली से हो ना, तो फैमिली का एक प्रेशर रहता है एजुकेशन का, कि एजुकेशन खत्म करनी ही है। तो मुझे बोला गया था कि इंजीनियरिंग खत्म कर लो, फिर उसके बाद जो करना करो। मैं एक्चुअली सोचा था कि मैं फिल्म डायरेक्शन करूंगा इंजीनियरिंग के बाद। इंजीनियरिंग के दौरान मैंने कुकिंग स्टार्ट करी, और मैं बहुत घुस गया कुकिंग में। अच्छा। तो मैं एक्चुअली शेफ की ट्रेनिंग कर रहा था फाइनल ईयर में। ला कॉर्दा ब्लू नाम का एक फ्रेंच कुकिंग कॉलेज है, तो वहाँ सब मैंने अप्लाई किया था। फिर मेरे पापा ने मुझे बैठ के ये समझाया कि आप में शायद वो बिजनेस की स्किल है, तो पहले एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करो। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मुझे 2 साल दे दो इंजीनियरिंग के बाद, मैं कुछ ट्राई कर लूँगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर उसके बाद मैं शायद MBA के लिए जाऊँगा। तो ये प्लान था। इनिशियली जब ये सब यूट्यूब की शुरुआत हुई थी, उसके पहले मैंने एक 6 महीने का ब्रेक लिया था, जहाँ मैं फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा था। तो एक्चुअली वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। तो मैंने सुना आप तन्मय भट्ट को भी ट्रेन करते थे। ये सब तो हुआ। लाइक प्रॉपर ट्रेनर वाला हिसाब। हाँ। तो जब मेरे पापा ने मुझे मतलब ये कहा कि आप 2 साल ले लो, उन्होंने ये भी कहा कि आपका पॉकेट मनी ये सब स्टॉप कर देंगे, आप यहाँ रह सकते हो, पर अभी आपको 1-2 महीने के अंदर फिगर आउट करना है कि आप कैसे कमाओगे। तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में, नॉर्मली हर कोई प्लेसमेंट के लिए बैठता है, मैं प्लेसमेंट के लिए बैठा नहीं, बट फाइनल ईयर में मैंने एक फिटनेस सर्टिफिकेशन की थी, तो मैं क्वालिफाइड था एज अ फिटनेस ट्रेनर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिटनेस ट्रेनिंग कर लूँगा। तो मैं रोड पे गया, कार्टर रोड पे गया, और लोगों से बस बात करता था कि अच्छा आप थोड़े ज़्यादा फिट हो सकते हो, आप ज़्यादा बेहतर दिख सकते हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। ऐसे मुझे मेरे पहले 2-3 क्लाइंट मिले। तो पता चला कि लाइक मेरी कन्विंसिंग पावर काफ़ी अच्छी है। और वहाँ से शुरुआत हुई थी।
और क्लाइंट्स को ट्रेन कर करके ये पता चला कि ये जो भी मैं इन्हें सिखा रहा हूँ मैं एक्चुअली यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकता हूँ। तो वैसे ये बियर बाइसेप्स स्टार्टेड बियर बाइसेप्स। मैंने फर्स्ट वीडियो आपका देखा था 2017-18 में। तब से प्यार करते हो तुम दोनों? नहीं मैंने मेरे लिए क्या था, मैंने नया जिम ज्वाइन किया था और मेरे को मेरे ट्रेनर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि हर्ष तुम बहुत बियर पीते हो, तुम बियर नहीं पी सकते। अब क्लियरली बोल दिया कि भाई बॉडी बनेगी नहीं, और मेरे को बनानी थी बॉडी। तो मैं कहा क्या करूँ मैंने बस चलो यूट्यूब पे ढूंढो क्या है। तो मैंने देखा कि इज बियर गुड फॉर जिम, ऐसा कनेक्शन था। तो मैंने आपका पूरा वीडियो देखा वो, जिसमें पूरा वीडियो है, वो अभी भी होगा। देखिएगा जो बियर लवर है। नहीं बहुत बैलेंस ओपिनियन दिया था कि आपको ये 1-2 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा, 1-आध पॉइंट आप पी लो, इतना अपने आप पे हार्ड मत हो जाओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको अच्छे फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद रहेंगे, ना कि आपने स्टार की हुई चीजें। सो मेरे को तब का याद है, मुझे खुद ये याद है, पर जो आप कह रहे हो सही है, अब याद है। जब आप बोल रहे हो तब याद आ रहा है कि आपने बोला था कि आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 पॉइंट पी लो, कभी 4 भी पी लो यार, इट्स ओके, बट फिर आपको पता है कि आपने पिया है तो आप न्यूट्रिशन पे फोकस करो, सलाद खा लो पहले, वो सारी चीजें। तो वो फर्स्ट था बियर बाइसेप्स। मतलब लोग ना पॉडकास्ट के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, पर यूट्यूब में मैंने 4 साल सिर्फ ऐसे वीडियो बनाए जहां मैंने सीखा कि ऑडियंस को जानना क्या है, और तब बिल्कुल कोई भाव नहीं देता था, क्योंकि तब किसी को नॉलेज वाले वीडियोस चाहिए नहीं थे। फिर जब पॉडकास्ट की शुरुआत की हमने, तो पता चला कि ओके अब ऑडियंस भी थोड़ी बदल रही है, और जो मैंने उस फेज से सीखा था वो सब पॉडकास्टिंग फेज में अप्लाई किया है। पॉडकास्ट तो मतलब जैसे डाला वैसे ही बूम हो गया था ना। आई थिंक 10 एपिसोड हमने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए, 11वें एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा आ गई। तो ये थोड़ा एक लक फैक्टर भी रहता है। मीडिया के लोग ये जानते हैं कि बहुत बड़ा लक फैक्टर रहता है हमारी इंडस्ट्री में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और नई चीज पे बड़ा सेलिब्रिटी आना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट क्या बात है यार। हाँ, थोड़ी धार्मिक चीज कहना चाहूंगा प्लीज। तो मुझे बहुत बुरा लगता था वो पहले 4 साल में कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर ग्रोथ नहीं मिल रही है। तब एक मंक, एक्चुअली तभी मैं एक मंक से मिला था, उन्होंने मुझसे कहा कि हमेशा भगवान आपकी मेहनत देखते हैं, तो मेहनत का फल हमेशा मिलेगा। तो जो लक फैक्टर पॉडकास्टिंग फेज में मिला वो एक्चुअली आई फील उस मेहनत की वजह से। जब 4 साल ग्रोथ नहीं मिली, ये लोग नहीं जानते, लोगों को लगता है कि पॉडकास्ट ओवरनाइट हो गया, बट पॉडकास्ट की ग्रोथ के लिए भी यूट्यूब के बारे में सीखना जरूरी था। बट मैंने एक चीज देख ली है रणवीर, कि आप मेहनत करते रहो ना, फल जरूर मिलता है। अरे हमें नहीं मिल रहा, हम तो ये नहीं हो रहे, बट मिलता है। बहुत लोग मिलते हैं भाई। अब जैसे इनिशियली हमने 2021 से चालू किया यूट्यूब करना, तो 2020 में मैंने सोच लिया था कि खुद का करना है, लेकिन टीवी में मैंने ये सेम चीज़ टीवी में पिच की थी कि भाई मैं शो बनाता हूँ और आईपी मेरे पास रहेगा। अगर आपको शो 10 रुपये में बनता है तो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट रहता है वो काटो, सीधा 7 रुपये पे आ गया। फिर आप मेन सेलिब्रिटी का पैसा काटो, सीधा 4 रुपया कम हो गया। तो प्रैक्टिकली जो शो आप 10 रुपये में बना रहे हो वो शो मैं आपको 3 रुपये में देता हूँ, बशर्ते आप मुझे आईपी दे दो। ये किसी चैनल ने मतलब ऐसा भी नहीं कि बताते हैं नहीं करना, भाई ये तो वर्क ही नहीं करेगा यार, ये तो होगा ही नहीं। मैं बोला कि यार क्या करूँ। फिर हमने जब फर्स्ट हमारा बेबी होने वाला था तो मेरे को था कि मीडिया पता नहीं किस तरह से इसको डालेगी, तो मैं कहा भारती ये अनाउंसमेंट कर दे यूट्यूब पे, फिर देखते क्या होता है। तो वो अनाउंसमेंट की और वो वीडियो सीधा 20 मिलियन मार दिया, बिकॉज बात ही ऐसी थी कि भारती इज प्रेग्नेंट। तो वहां से वो चीजें चलने लग गई। और उससे पहले मैंने इंडियन गेम शो बनाया, वो मेरा खतरा एक टीवी शो चलता था, तो मेरे को लगा वो वैसा ही कुछ यूट्यूब पे करते हैं। सो मेरे पास जितने पैसे थे हमने सारे पैसे लगा के बहुत बड़ा शो बनाया। इट वाज लाइक 102 सेलिब्रिटीज आए थे, फ्रॉम जजेस टू होस्ट टू डांस टू, मतलब सब आ गए थे। और हम लोगों ने 6 दिन में 71 एपिसोड शूट किए उसके, और वो पूरा क्रेजी हो गया। तो आई एम कमिंग बैक कि मैं कहाँ से आ रहा था। लोगों को लगता है कि आपका यूट्यूब चल रहा है यार, मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ यार, मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, पर वो इतना वर्क करता नहीं, क्योंकि वो 4 या 5 या 6 या 7 या 8 में रुक जाते हैं। उनको रुकना है 150 पे, देखना है 150 बना के कि भाई क्या है। एम आई रॉन्ग और राइट? यूट्यूब और जनरली सोशल मीडिया की ग्रोथ को लेकर मैं ये मानता हूँ कि आपको खुद पहले तो मजा आना चाहिए वो करते हुए। हर किसी को अब सोशल मीडिया स्टार बनना है, पर वीडियो शूट करने में मजा नहीं आता। आई फील कि जो हम भी कर रहे हैं ये हमारा ड्रीम है, कैमरे के सामने हम सब बैठे हैं, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा नहीं कि हम काम कर रहे हैं, पर ये हमारा काम भी है। तो पहली कंडीशन तो वो नहीं चाहिए।
दूसरी कंडीशन, मैं क्योंकि मेरे लिए ये काम करी, मैंने एक बुक ली थी स्टार्ट में, जब भी कोई नया फेज प्लान कर रहा हूँ, जैसे फिटनेस में शुरुआत हुई थी, फिर एक फैशन ग्रूमिंग वो सब का फेज स्टार्ट हुआ था, मैं हमेशा 50 आइडियाज लिख देता हूँ। अगर मेरे अंदर 50 वीडियो है तो फिर मैं उस फेज को अटेम्प्ट करूंगा, पर ये भी देखना चाहिए कि क्या लोगों को वो देखना है या नहीं, क्योंकि अक्सर ना लोग मतलब खुद के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाते हैं और इवेंचुअली ऑडियंस को देखना ही नहीं है। ये आई फील कि आप एक्सपीरियंस से सीख लेते हो, मतलब जो आप दोनों ने टीवी में सीखा है, आई एम श्योर कि कुछ लर्निंग्स इस फेज में भी यूज हो रहे हैं। तो मीडिया बहुत बदल रही है, मीडिया सच में बदल रही है। और मेरे को जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी चीज़ में मज़ा आना चाहिए, आपको करते हुए मज़ा आना चाहिए। मैं जब पंजाब में थी ना, मैं कॉलेज स्कूल में पढ़ती थी, तो मतलब मैं फनी थी, ए भाई आना भारती इधर कुछ करके बताना, और टीचर की एक्टिंग। बाद में मुझे ना पता चला, जब मैं बॉम्बे आई, मैं वही चीज़ कर रही हूँ और मुझे लाखों रुपया मिल रहा है। उसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है, जैसे आपने कहा कि हमें अच्छा लग रहा है कैमरे के सामने, और मुझे लगता है कि मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ, मुझे मज़ा आता है। मैं अगर शूट पे जाती हूँ ना नन्वी, जैसे लाफ्टर शेफ चल रहा है, मुझे मज़ा आता है कि मैं वहाँ पे कॉमेडी करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है करना, और मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं। नहीं, आई थिंक वो भी है ना कि आदमी डे वन से उस पर लगा रहता है। हाँ। बहुत 99% लोग तो छोड़ देते हैं। अगर वो छोड़े नहीं, पकड़ के रखे, तो सबको मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली वो नसीब होता है, मजबूरियां होती है, 50 चीजें होती है, लेकिन आदमी छोड़ देता है। आपने जब इनिशियली 4 साल आपके जब चल रहे थे बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट नहीं, उस टाइम पे आपका क्या फेस था कि भाई चल रहा है? बिकॉज मैं कहाँ से आता हूँ, मैं बताता हूँ कि एक तरफ यूट्यूब पर ऐसे लड़के देखे जाते हैं, ऐसे एक्टर्स देखे जाते हैं जो थोड़े से ज़्यादा फनी है और ज़्यादा आउटस्पोकन है। आउटस्पोकन आप भी हो, लेकिन आप एक गुड बॉय हो। कहीं ना कहीं आपके जो इमेज है ना, वो एक ट्रेडिशनल यूट्यूबर वाली इमेज नहीं है। ऐसा नहीं होगा। मेरा इमेज एक ट्रेडिशनल दामाद का इमेज है। यस, ऐसे लगता है कि ये हमारी बेटी को सुखी रखेगा। हाँ, सच में, कसम से ऐसा। और आपके अलावा बहुत, मतलब शायद ही कोई होगा। अभी तो ऑब्वियसली बहुत लोग आ गए और मतलब समंदर है यहाँ पर और सबके लिए यहाँ पे फिशेस है। इतना क्यों भरोसा था आपको अपनी चीज पर, जबकि वो चीज आपको कुछ दे भी नहीं रही थी? ऑनेस्टली काफी बुरा लगता था उस फेज में, क्योंकि मेहनत हम बहुत ज्यादा कर रहे थे और पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जहाँ मतलब मैं एक रिलेशनशिप में था तब, और उनकी फैमिली मेरे पे प्रेशर डाल रही थी कि आप क्या कर रहे हो लाइफ के साथ, बस जिंदगी भर यूट्यूबिंग करोगे या कुछ और भी करोगे। तो उस प्रेशर में आकर एक्चुअली उस फेज में हमने एक और बिजनेस भी स्टार्ट किया था, जो एक यूट्यूबर्स टैलेंट मैनेजमेंट फर्म थी तब। अब एकदम मतलब मल्टीपर्पज एजेंसी है, उसका नाम है मंक एंटरटेनमेंट। पर मंक एंटरटेनमेंट की शुरुआत मजबूरी से हुई थी, बिकॉज उस फेज में ठीक ठाक कमाई हो रही थी यूट्यूब से। मतलब लोग सोचते कि अगर आप यूट्यूबर बन गए तो कल लैम्बोर्गिनी आया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फाइनेंशियली, इमोशनली उस फेज में बहुत बुरा लगता था, पर वो अपना टाइम आएगा वाली वाइब होती थी। मुझे याद है कि आई डोंट नो अगर ये कहना ठीक, मैं कह देता हूँ। यूट्यूब फैन फेस्ट होते थे तब। यूट्यूब फैन फेस्ट पर भी सारे सिर्फ एंटरटेनमेंट और कॉमेडी क्रिएटर्स को सेलिब्रेट किया जाता था। और मुझे याद है कि जो कुकिंग यूट्यूबर्स होते थे, ब्यूटी मेकअप वाले यूट्यूबर्स होते थे, मेरे जैसे फिटनेस फैशन वाले यूट्यूबर्स, हमें बिल्कुल भी मतलब हाईलाइट नहीं किया जाता। तो जेन्युइनली बुरा लगता था, पर एक विजन थी कि नहीं कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि मुझे सामने से आइडियाज आ रहे थे वीडियोस के, एंड बहुत स्लो ग्रोथ मिल रही थी, टेस्ट क्रिकेट जैसी ग्रोथ थी। तो मुझे ये पता है कि एक पॉइंट आएगा इस पूरे जर्नी में जहां सब कुछ फटेगा। वो ऑटोमेटिकली पॉडकास्ट के थ्रू हुआ, पर 4 साल लगे, बहुत कुछ ट्राई किया, अलग अलग चीजें ट्राई की, एक्सप्लोसिव ग्रोथ पॉडकास्ट से मिली। तो इस पूरे फेज से मैंने सीखा है कि बस इंप्रूव करते जाओ। अगर सामने से आइडियाज आ रहे हैं और थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है खुद के काम में, इट्स गुड इनफ। तो बहुत स्लो ग्रोथ थी। आई फील कि वही फेज सबसे साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग था। एक दादाजी वाली चीज कहना चाहूंगा मैं ये भी नोटिस करता हूँ कि जो अब के नए यूट्यूबर्स है, इंस्टाग्रामर्स है, वो 3-4 साल के अंदर गिव अप कर देते हैं, पर वही 3-4 साल का फेज बहुत मुश्किल रहता है। अगर आप वो उस पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो बहुत ग्रोथ मिल सकती है। आजकल मैं रील्स देखता रहता हूँ और कुछ पॉडकास्ट भी देख रहा था। एक नया नरेटिव आ रहा है जहाँ पे वो बताया जा रहा है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है जिसके 2-3-4 मिलियन फॉलोअर्स है, वो आज से 10 साल बाद उसको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि 10 साल बाद ही और शी वोंट बी रिलेटेबल जी कि, और उसके पास इतने ब्रांड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आज वो 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो आज से 10 साल बाद वो 5 लाख कमाएगा। क्या ऐसा है? हाँ है सीरियसली मोस्टली। हाँ, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से कह सकता हूँ।
जो टैलेंट मैनेजमेंट की फर्म भी हमने देखी है, वहाँ हमने इतने सारे टैलेंट्स को राइज एंड फॉल उनका देखा है हमने, मतलब उनकी ग्रोथ भी देखी है, उनका फेड अवे भी देखा है। ये बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है, पर हम इसके साथ साथ अंकुर वारिको के भी वीडियोस देखते हैं। तो उन 2.5 सालों में अगर आपने पैसे कमा लिए तो थोड़ा बहुत पर्सनल फाइनेंस करके आप खुद का ख्याल रख सकते हो, ये मैं मानता हूँ। आई फील कि बहुत मुश्किल करियर है एज टू बी अ यूट्यूबर लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बहुत री इन्वेंशन चाहिए होते हैं। आई फील कि जो अंदर की बात है, आपकी दिल की बात है, वो दुनिया के सामने रखनी पड़ती है लॉन्ग टर्म में। लोग आपको एक्चुअली जानने लगते हैं कि आप कौन हो, और एक पॉइंट के बाद ना आपने खुद को इतना ज़्यादा रिवील कर लिया होता है कि बहुत सारे लोग आपको डिसलाइक भी करने लगते हैं, कि हर कोई आपके साथ कभी कनेक्ट नहीं करेगा। जितना लंबा आपका यूट्यूब करियर है, आई फील कि उतना ज़्यादा ग्रोथ भी आपको, उतनी ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको उतना ज़्यादा हेट भी मिलेगा। आप यूट्यूब के बारे में इतना जानते हैं, मैंने एक चीज़ पूछनी है, जैसे टिकटॉक ढप बंद हो गया था, यूट्यूब भी बंद हो सकता है? मुझे बताओ ताकि मैं टीवी चालू रखूं। क्या बोल रही है यार? यूट्यूब मुझे लगता है नहीं, क्योंकि गूगल ओनर्स है, गूगल के लोग बहुत स्मार्ट है, पर हमेशा मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचना चाहिए। मैं कलर्स ZTV मैं काम करती रहूंगी आपके साथ। मतलब सोशल मीडिया कभी खत्म नहीं होगा। हाँ ये तो है। कुछ ना कुछ रहेगा। अगर इंस्टाग्राम में कल बंद हो जाए, कुछ नया निकलेगा। हाँ ये तो है। ये अब सोशल मीडिया हर किसी की नीड बन चुकी है। आप टिकटॉक पे थे? रील बनाई थी कोई? हाँ तेरी बातों में बनाई थी सच में? हाँ, मैंने एक्चुअली डांसिंग रील्स भी बनाई है। मैंने आप जो भी कंटेंट आप सोच सकते हो, जिस टाइप का कंटेंट आप सोच सकते हो, मैंने सारे ट्राई किए। मैंने एक कोई भी कंटेंट टाइप नहीं है जो मैंने नहीं किया। रणवीर, जब आपने कहा कि आप एक रिलेशनशिप में थे, वो है कि नहीं अभी? अब कोई और है। आई फील कि वो बहुत 6-7 साल पहले वाली बात। पहले इतनी पहले, मतलब छोटी उम्र में प्यार हो गया था? हाँ। यार अब वो देख रही होगी, कह रही होगी, और उसके घर वाले कह रहे होंगे भाई यही था दामाद जो हमारी बेटी को सही रखे। बट सच में बड़े प्यारे गुड बॉय वाली ऐसी फीलिंग आती है, इसमें लगता कि चंदन का टीका लगाता होगा लड़का सुबह उठ के, है ना? कभी मारा मारी की है भाई? हाँ। मैं एक्चुअली, मेरी शुरुआत बैड बॉय के पर्सपेक्टिव से हुई थी। आई फील कि वो फैमिली भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बैड बॉय था तब। सच्ची? हाँ, आई फील बदलाव आ चुके हैं, वो भी पॉडकास्टिंग के, तो क्योंकि इतने सारे संत आत्मा मिल रहे हैं कि मैं शांत हो चुका हूँ लाइफ में। जिससे भी आप मिलते हो उनकी एक एनर्जी रब ऑफ हो जाती है। आप बदलते हो। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये नोटिस किया है पॉडकास्ट। मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट दूसरा रीजन यही था कि मैं नए नए लोगों को मिलूं, समझूं कि आपने क्या किया, आपने कैसे किया, गलतियां, चीजें, वो सारी समझ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। रणवीर, जब आप पॉडकास्ट करते हो कोई ऐसा वाला, जैसे कोई भूत प्रेत वाला, तो आप ऐसा 2 दिन ऐसा रहते हो, सोचते हो उस बारे में, या कि खत्म तो चलो नमस्ते अगला? क्योंकि आप पूछ रहे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो नहीं कहता। क्योंकि मैं ना, मुझे डर लगता है इन चीज़ों से, और मैं जानना भी चाहती हूँ कि ये सच में है। हमने इतने सारे घोस्ट बस्टर से बात की है जो एक्चुअली हॉन्टेड हाउसेस में जाकर, हॉन्टेड लोकेशन में जाकर काम करते हैं डिवाइसेस के साथ। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये सब स्कैन करते हो उन प्लेसेस की। बहुत मतलब अजीब टाइप के लोग भी मिले इस पूरे प्रोसेस से, इन अ गुड वे। मुझे अजीब लोग अच्छे लगते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके साथ और कोई भी आ रहा है। ये बात कर रहे हो? हाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि एक इंसान की एनर्जी उनके शब्दों से पहले बात करती है। मतलब जब कोई आपसे पहली बार मिलता है, जो एनर्जी वो साथ में लेके आते हैं, पहले आप उस एनर्जी को नोटिस करते हो, फिर उनके शब्दों को सुनते हो। काफी सारे जो घोस्ट बस्टर्स आए हैं अच्छे रहते हैं, मतलब उनकी खुद की वाइब पॉजिटिव रहती है, बट हमेशा लगता है कि जब वो बात कर रहे हैं उनके साथ रूम में और कोई भी है, तो ये महसूस होता है। क्योंकि अगर आप मैं 3 घंटे के लिए किसी के सामने बैठा हूँ, बात करते जा रहा हूँ, उनकी कहानियां सुनते जा रहा हूँ, तो कभी कभी लगता है कि नहीं, कुछ है इनके अलावा भी, रूम में कुछ है, इनके साथ कुछ है। और वो ऑफ कैमरा भी मुझे ऐसी चीजें बोलते हैं कि बैग में एक जार लेके आए हैं, डॉल लेके आए हैं, ये वो। इसमें से काफी सारी चीजें ना हम पॉडकास्ट में नहीं डालते, क्योंकि वो घोस्ट बस्टर कहते हैं कि ऐसी चीजें पब्लिकली नहीं डालनी चाहिए। हाँ, ओ बाप रे बाप, मतलब ऐसा। मेरे भाई हैं एक सरबा, वो उनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल, बहुत बार आ चुके हैं शो पर। मैंने सरबा भाई से पूछा, वो घोस्ट बस्टर है, उनकी टीम के साथ हॉन्टेड लोकेशन में जाता है। तो एक बार वो मुझे उनके वर्स्ट केस एवर के बारे में बता रहे थे, जो उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा। तो बता रहे थे, बहुत घुस के स्टोरी सुना रहे थे,
और जब वो स्टोरी का सबसे स्कैरी मोमेंट आया, मेरे खुद के पेट में दर्द होने लगा। तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो एनर्जी उनके साथ अब भी थी। ये बहुत लंबा टॉपिक है, पर हॉरर पॉडकास्ट करने के बाद ना मैं ये करता हूँ, बाल्टी में नमक और पानी मिक्स करके उसमें नहाता हूँ। क्या बात कर नजर निकालने मम्मी के। कहती है ना, मम्मी कहती है बहुत बहुत हैवी फील होता है। अगर मेरा एक हॉरर पॉडकास्ट है तो मैं दिन में सिर्फ एक ही पॉडकास्ट रखता हूँ, वही, क्योंकि मुझे पता है मैं थक जाऊंगा उसके बाद। इसलिए आजकल कम हॉरर पॉडकास्ट आ रहे हैं, क्योंकि एक टोल लेता है आपके दिमाग पर। क्या बात कर रहे हो, सच्ची? ये मेरा एक्सपीरियंस है। पर हमें बचपन से रणवीर बोला जाता कि ये तो वहम है, भूत प्रेत नहीं है। फिर कोई कहते अगर ऊपर भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं। समझ नहीं आती है कि नहीं। पर आपने एक्सपीरियंस किया कभी? मेरे एक्सपीरियंसेस हुए बहुत, जिसके बारे में एक्चुअली पब्लिकली नहीं कहना चाहिए पर हुए चीजें हुई हैं, और ये हर किसी के एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। आपके पॉजिटिव स्टूडियो में मैंने मैं ही बन जाऊंगा। ये तो भूत है हम। इधर लिख दे, मैं भी यही बैठा। पर ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब कुछ लोग ना हॉरर पॉडकास्ट देखते ही नहीं, या तो डर की वजह से, या तो उन्हें लगता है कि नहीं ऐसी चीजें होती नहीं। पर एक बार देख लो थोड़े हॉरर पॉडकास्ट सरबा भाई के, वो साइंटिफिकली समझा रहे हैं कि वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्कैन कैसे करते हैं एक लोकेशन की, और कुछ लोकेशन में जो सपोजिटली हॉन्टेड है वहां ग्लिचेस आ जाते हैं उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कम्युनिकेशन होती है। सरबा भाई के पॉडकास्ट देखो, बस उतना कहना। सरबा भाई को एक बार बुलाना घर, मैंने चेक करवाना कि हमारे तो नहीं कोई ग्लिच है घर पे। मैंने देखा था हमारे मैं वास्तु में मानता हूँ। हाँ। कोई एक कोना है, अब मेरे को पता नहीं, पॉडकास्ट हमने ही पॉडकास्ट किया है, उन्होंने बताया था कोई एक XYZ कोना है, वहां पे अगर वाटर लीकेज होता है तो आपको ना उस रूम में वाइब आनी शुरू हो जाएगी। अब मेरे को ये बात समझ नहीं आई, पर फिल्मिस्तान में अभी भी ऐसा हुआ है। अब भी की बात है, ये तेरा शो जब चल रहा था, डांस दीवाने, ठीक है, मुझे डांस दीवाने शो चल रहा था, और किसी को ऐसा हुआ। और आज से 5-7 साल पहले सेम जगह पे एडिट होता था, वही जब तब झलक दिखला जाता था, तब भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। ये मैंने टीवी इंडस्ट्री की बहुत सारी स्टोरी सुनी है ऐसे। हाँ। टीवी इंडस्ट्री में ऐसा क्यों होता है ज्यादा? लोकेशन, शूट लोकेशंस। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ ये टीवी नहीं, ये आप शायद कुछ स्कूल में भी देखो, कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ पे वास्तु ऐसा होता है कि वहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जी। अब ये वही बात है जो आप बता रहे थे कि भाई कहीं ग्लिच आते हैं, कहीं ये होता है, तो वो अब गांव में या शूटिंग पे तो कौन देखता है। हमारे कॉमेडी सर्कस चलता था भाई, ऑडियंस की एक लड़की ऐसे चिल्ला रही है, याद है तेरे को? उधर हम कॉमेडी करने को मैं रिहर्सल कर रही हूँ, ये कर रही, मैं क्या हाय मैं क्या, ये ऐसे क्यों हंस रही है ऐसे क्यों हंस रही है, ऐसा कर रही थी। मैंने बोला इसकी मेरी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी लगी, ऐसे करी जाए। मैं वाह थैंक यू। मुझे मेरे एक्स की याद आ रही है। अच्छा, आपके घर वाले पॉडकास्ट देखते हैं आपका? आजकल मम्मी देखने लगी है। आजकल? हाँ, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक है। दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी। हाँ, और दोनों मतलब बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं और अपने काम में लगे हुए हैं, मतलब बहुत बहुत डिटर्मिन्ड लोग हैं। आई डोंट थिंक मेरे पापा मेरे पॉडकास्ट को देखते हैं। हाँ, ये एक बॉम्बे की खासियत है। अगर आप यहाँ पले बड़े हो, आई डोंट नो अगर आप भी कनेक्ट कर, आप एटलीस्ट मेरी फैमिली में ऐसा है कि सारे लोग मेहनती है, तो सारे अपने खुद के काम में लगे हुए हैं। तो मम्मी आजकल पॉडकास्ट देख रही है क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो ऐसे टॉपिक्स आजकल निकल के आ रहे हैं हमारे शो पर, इसलिए देखना स्टार्ट किया मम्मी ने। पापा नहीं देखते, और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उनके साथ फिर मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, उनके साथ मैं नॉर्मल फैमिली मेम्बर ही हूँ, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। क्या बात, मुझे अच्छा अपना अपना काम करो सब। हाँ, वैसा ही, क्योंकि दुनिया भर जहाँ भी आप जाओगे लोग आपको एज अ यूट्यूबर पहचानेंगे, एज अ यूट्यूबर आपसे बात कितनी अच्छी बात है, कहते अपने अपने काम में लगे। हमारे मम्मी डैडी भी ये सुने बात, हाँ हमारे काम में टांग घुसाते रहते हैं। वो हमारे घर वाले सब देखते हैं, हमारे टीवी शोज देखेंगे। घर में 3 टीवी है तो तीनों टीवी चालू करेंगे, भले हॉल में बैठे। नहीं, उनको होता कि टीआरपी आएगी हर कमरे से, कसम से। और फिर पॉडकास्ट जब भी रिलीज होता है, कुछ होता है, तो फोन में भी चलेगा, टीवी पे भी चलेगा, लैपटॉप में भी चलेगा। सो वो लोग इतना ज्यादा उनको है कि हमारा भी इन्वॉल्वमेंट रहे इसमें। हाँ, कि हम भी देखें वो लाइन अच्छी थी, वो चीज अच्छी नहीं थी, पूरा बताते हो। मेरी मम्मी ना एकदम कोच की तरह है। मतलब
और बचपन से उनके साथ रिश्ता ऐसा ही रहा है, मतलब वो उन्होंने मुझे बहुत कोचिंग दी है। एक बचपन में मैं शांति से बैठकर पढ़ाई नहीं करता था, कम पढ़ाई करता था, मार्क्स आ जाते थे, तो उन्हें लगा कि अगर ये ज़्यादा पढ़ाई करेगा इसके मार्क्स और भी ज़्यादा आएंगे, तो एक पूरी कोचिंग स्टार्ट की थी मेरी मम्मी ने फ्रॉम एज 4। मतलब वो कहते हैं एक टाइप ए पर्सनैलिटी नाम की चीज़ होती है। टाइप ए पर्सनैलिटी मतलब ऐसे लोग जो हमेशा हर चीज़ में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। विराट कोहली टाइप ए पर्सनैलिटी है क्रिकेट के, तो आई फील कि मेरे फैमिली में सारे लोग टाइप ए हैं और मैं थोड़ा भैया जो लड़की आएगी उसका क्या हाल होगा? वो नहीं मुझे टाइप ए पार्टनर नहीं चाहिए क्योंकि वो भी एक ट्रॉमा होता है कि ये मैंने खुद के घर पे भी देखा है कि सारे लोग काम पे लगे हुए 100%। जाकिर खान भाई भी ये कहते हैं, वो मेरे मेंटर है, कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो हर काम में 100% दे देते हैं। वो खुद भी वैसे ही है टाइप ए। आप दोनों भी टाइप ए ही हो? नहीं मेरा तो हो जाता है 80% भी हो जाता है। मतलब ऐसा मुझे है, कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि इसको मैंने 100% देना, पर हो जाता है। लेकिन मेरी मम्मी अब भी मुझे जब वो पॉडकास्ट देखती है हमेशा एक क्रिटिकल फीडबैक देती है कि ये ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता था, ये आप ज़्यादा बेहतर कर सकते। और ये चीज़ ना मुझे एक्चुअली अच्छी लगती है क्योंकि आई फील कि आपके पेरेंट्स आपके लाइफ के पहले टीचर होते हैं, कोच होते हैं, और वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि भाई तू ओवर कर रहा था या अंडर कर रहा था। हाँ, मतलब डायरेक्टली बता देती है मम्मी, और बहुत मतलब वो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से ही बता रही है, तो मैं भी उसे पॉजिटिवली लेता हूँ। आप प्यार करते हो ना किसी से? मम्मी से? नहीं वो मम्मी वाला नहीं, दूजा वाला प्यार। प्यार तो है ना किसी से, तो उसके साथ कैसी बातें करते हो आप? तो एक घंटा आराम से बैठ के बात कर, क्योंकि पॉडकास्ट 3-3 घंटे का कर लेते हो। हाँ, पर पॉडकास्ट के अलावा क्योंकि हम बिजनेसेस भी रन कर रहे हैं, बिजनेसेस में मुझे ज़्यादा बात करना होता है, वो कैप्टेंसी का रोल रहता है बिजनेसेस में। तो जब मैं मेरे गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ मुझे उनकी बातें सुननी होती है। उनकी बातें ना मेरे लिए थेरेपी की तरह होती हैं कि उनकी बातें सुनकर मैं शांत हूँ, वहाँ वो बॉस है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है यार, क्या बात है, ये अच्छी चीज़ है। आपने बिजनेसेस आपने बोला, सो मैं मिला था विराज से, हम बहुत सारी बातें विराज के साथ हर महीने में 1-2 कॉल होते रहते हैं, तो मुझे वहाँ से पता चला बहुत टाइम पहले मॉन्क ई से आया कॉल कोई किसी काम के लिए, तो शायद विराज ही था। हाँ विराज ही था, फर्स्ट टाइम विराज ने ही कॉल किया था। तो मैंने बोला यार मॉन्की, तो मेरे को पता है कि वो आपकी कंपनी थी, बिकॉज वो टाइम पे मैं बहुत पॉडकास्ट देखता था। तो मैं विराज से मिला, मैंने बोला क्या चल रहा है, कैसा है ये वो। तो मेरे को बहुत मतलब यंग है, बहुत बालक है, मतलब लिटरली दे आर आपके पूरे ग्रुप में, मतलब ऐसा 25, 26, 27, 28 कितने? मैं शायद ओल्डेस्ट गाय हूँ। चाचा ताऊ कोई नहीं रखा, सब यंग। नहीं लिटरली बहुत यंग है। और वो तो विराज तो वहीं रहता था जहाँ मैं रहता था, चारकोप कांदीवली में रहता था। विराज नाम से भी वो गुजराती? हाँ विराज भैया, कांदीवली कनेक्शन। तो मैं बातचीत किया, मैंने बोला यार ये, वहां से और मोटिवेशन मिली। फर्स्ट मीटिंग तब मैंने शायद नया पॉडकास्ट नहीं चालू भी नहीं किया था, पॉडकास्ट चालू नहीं किया था, खाली स्टूडियो बनाया था और एक्सप्लोर कर रहे थे क्या करना है। तो मैं मिला, मैंने बातचीत की, मैं इतना इंस्पायर हो गया ना, मैंने बोला यार ये लड़के लोग एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। मैंने 17-18 साल में राइटिंग चालू की, तो मेरे को आज 10-12 साल 15 साल हो गए टीवी में कैमरे देखते हुए। तो मेरे लिए शूट करना, लाइट लगाना, ये सब बहुत ऐसा पीनट्स है, कहीं भी शूट कर सकता हूँ। बट एक लड़के जिन्होंने कभी शूटिंग नहीं देखी या कभी, क्योंकि हमारे इधर तो ऐसा बोला जाता है ना कि भाई पहले 2 साल एडी बन के घिसाओ, फिर तुमको पता चलेगा लाइट कहाँ होती है, की लाइट कहाँ लगती है। आप लोगों ने यूट्यूब से इतना कुछ सीख के अपने आप ही कर दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कोई टीवी वाला, शूटिंग वाला कोई नहीं था आप में से? नहीं, पर हम सारे एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। वो एक गुजराती कॉलेज है जिसका नाम है डीजे सांगवी, और वहाँ हमारी सारी कोर टीम उसी कॉलेज से। आई फील कि अगर आपने 3 इडियट्स देखी है, तो 3 इडियट्स में ये जो दिखाया गया ना कि प्रेशर रहता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पर, एक्चुअल रियल लाइफ में उससे 10 गुना ज़्यादा प्रेशर रहता है। मतलब 3 इडियट्स में सच्चाई दिखाई गई है, पर उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ होता है कॉलेज में। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने एक बार इंजीनियरिंग कर लिया लाइफ में, आप कुछ भी सीख सकते हो, क्योंकि आप इतनी प्रेशर की लाइफ जी रहे हो कि एज 22-23 तक ना, अगर आपको इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लगी तो आप और किसी भी इंडस्ट्री में घुस के बहुत मेहनत करोगे, क्योंकि हर दिन एक ब्लेसिंग की तरह रहता है। ये मैं मानता हूँ, ये ऑनेस्ट जवाब है आपके लिए। और अब भी मतलब जब हम अभी बिजनेसेस एक्सपैंड कर रहे हैं, हम फिर से इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाकर मोस्टली रिक्रूटिंग वहाँ से करते हैं, क्योंकि एक
लोग कनेक्ट नहीं कर पाते इस चीज के साथ, पर जिन लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट किया वो लोग कनेक्ट कर पाए। हाँ। बहुत प्रेशर रहता है, मतलब हमारे में कोई है इधर इंजीनियर? कोई नहीं। यहाँ तो मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने खुद 10th के बाद कॉलेज नहीं गया भाई। हाँ, आई थिंक अच्छी बात है। मेरे से हुआ ही नहीं, मेरे को ऐसा लग गया कि नहीं, मतलब 11th में मैं गया था BMM, तो BMM में सीखता था, वो टाइम पे मेरे को मिल गया कॉमेडी सर्कस लिखने के लिए। ने 10th बोल दिया। सुनील शेट्टी सर उस दिन बोलते थे, कहते हर्ष मुझे लगता है ना बहुत उसने ना पढ़ाई बहुत की है। नहीं, बट मैंने बुक्स बहुत पढ़ी, मैंने बुक्स बहुत पढ़ी भाई, मतलब वो स्कूलिंग या वो वाली पढ़ाई नहीं की, बट अदरवाइज किताबें, बुक्स। मेरे को इंग्लिश, मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा लिखा हूँ भाई, बट फिर मेरे को इंग्लिश सीखनी थी, तो मैंने चेतन भगत सबसे सिंपल लिखते थे, तो मैंने चेतन भगत की ऑलमोस्ट सारी किताबें पढ़ ली, फिर ओशो की पढ़ी किताबें, तो वो चीज़ें पढ़ के फिर कहीं जैसे मैंने राइटिंग चालू की तो किसी ने बोला फिल्में देखो, भाई मैंने सारी पिक्चरें देख ली। मेरे को किसी ने बोला इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कॉमेडी राइटर यू शुड नो जोक्स। भाई दुनिया के 2014 तक जितने जोक्स थे ना वो सारे मैंने पढ़ लिए। मेरे को ऐसा था, और कहीं ना कहीं तब फायदा नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे को आप कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखने बोलो ना, ऐसा नहीं कि वो जोक से, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्शन होता है जोक का, वही आप कर रहे हो, और वही आपका इम्प्रोवाइजेशन में आता है, आपकी बातों में आता है, आपके लिखने में आता है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज जैसे आप मेरा ऐसा कुछ नहीं रणवीर, आप तो गॉड गिफ्ट पंजाबी बंदे, खाओ पियो। हमने कुछ डकार मारा, लोग हंस पड़े, हंस पड़े। मेरे को मतलब मैंने जैसे इसने कहा ना, मैं अब क्या बोलूँ, मतलब मैं गोनी टाइप होता ना, ये वो वाला है। इसको तेरे को पता भारती, इस चीज को ऐसे कर, तो ये टाइप ए पर्सनालिटी। मैं हूँ कि मजदूर, ये है कि इस डब्बे में इतना चलना है, मेरे को, मैं मजदूर हूँ, जितना मर्जी मेरे को वेट उठा लो, मैं वो हूँ, लेकिन मुझे जो पीछे की बारीकियाँ होती ना वो नहीं पता, मुझे मेरे काम की बारीकियाँ पता है। ये वाला तो कभी कभी मुझे मुझे ऐसा लगता है गलत बंदे से शादी कर ली, कभी कभी मुझे ऐसे ही लगता है, तो फिर कभी कभी लगता है सही किया। मेरे को आज भी याद है, पता है तेरे को याद होगा कि नहीं, जब मैंने शुरुआत करनी थी कि खुद का कुछ करना है, क्योंकि हमारा ना टीवी प्रोडक्शन इतना चल नहीं रहा था, हमने खतरा बनाया, वो शो चैनल बना ही नहीं रहा था कलर्स, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड चैनल में तो आपको पता ही है इतनी चीज़ें होती है कि शो नहीं बनते हैं, फिर तो वो शो बन नहीं रहा था, तो मेरे को बड़ी मेहनत करनी थी। मैं कहा यार कुछ तो करे, फिर मतलब यूट्यूब के लिए करते हैं, तो मैं ना कोविड के बाद ना घर पे 15-20 लोगों को रोज फोन करता था, कोई चैनल में, कोई डायरेक्टर, DOP, ऐसा है, और मैं बोल रहा था, ये कोने में देख के बैठ के, मेरे को देख के बैठे रो रही है। बोला क्यों, क्या हो गया भारती, क्या हो गया? बोले नहीं यार ऐसे नहीं देखा जाता, तू कितना बोल रहा है, क्या कर रहा है, तो क्यों ऐसा पागलों की तरह कर रहा है? बेच रहा है बेचारा अपने आप को, क्योंकि अपने पति के लिए बुरा लगता है। मैं, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे, भाई उसको ना ऐसे कर लेंगे, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, मैं करके इतना पैसा ला रही हूँ, और ये बेचारा जो बैक स्टेज वाले होते हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी चीज़ बेचने के लिए। बट मुझे बाद में पता चला कि ये जो चीज़ है ना, ये क्लिक कर गई ना, तो फिर कर गई। और कोई नहीं मानता था भाई, मैं सबको बोलता था। पॉडकास्ट के लिए हमको कोई कंपनी मैनेज करती थी, उनको मैं बोल के थक गया कि भाई पॉडकास्ट करो, ये औरत बिना स्क्रिप्ट के 3 घंटा हंसा सकती है। नहीं, मुझे स्क्रिप्ट नहीं, आप मुझे स्क्रिप्ट दे दोगे ना तो मेरा ऐसे हो जाएगा। आप मुझे ना मुंह से, मैं ये लिखते ना लोग, मुझे प्लीज स्क्रिप्ट पहले दे दो, लोग पढ़ते हैं, मैं नहीं, ये मैं कहती हूँ तू मुझे सिर्फ बोल। ये मुझे बोलता है और मुझे समझ आ जाता है। मैं पेपर वाली नहीं हूँ रणवीर, मैं वो पढ़ाई वाली बच्ची हुई नहीं कि ओके फर्स्ट रणवीर आएगा, देन उसके पास को बैठा और फर्स्ट क्वेश्चन उसको पूछना, नहीं, छोड़ो भाई, रैंडमली मैं वैसी वाली हूँ, और आज वैसा ही चल रहा है। आज कपिल भाई वही बोलते हैं ना, कहते हैं वही रॉनेस चल रही है आजकल, वो हो गया अभी। नमस्कार, आज हमारे साथ है रणवीर। तो रणवीर आपकी शुरुआत कैसे हुई? वो चलता ही नहीं चलता हुआ, रॉनेस चल रही है, क्योंकि उसी का जमाना है यार। और कहीं ना कहीं वो चीज़ वर्क कर गई यार, वो मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टू लोग। सबसे पहले तो लोगों को थैंक यू, क्योंकि उन्होंने देखा यार, हम तो रोज वैसे ही टीवी पे आते हैं, बिना कोई एफर्ट के आप टीवी ऑन करो, हम कोई चैनल पे कुछ ना कुछ करते नजर आते हैं। हमारा ना देखा जाए तो कोई गॉडफादर नहीं है जिसने हमको किया, हमने दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलके किया रणवीर। और जब पॉडकास्ट के लिए किसी बड़े बंदे का नाम आता ना कि वो पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो हमको ऐसे होता कि ये थोड़े थोड़े कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोग तभी आते हैं अगर आपकी वो रीच पहुंच रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उसका ना काफ़ी हद तक शेयर आपको भी जाता है। सच में आपने बहुत सारे लोगों को ना एक वो इंस्पायर किया है कि मैं भी कर सकता हूँ,
सच में यार। यही मेन इंटेंशन है करियर की, मतलब ये सब पैसा फेम ये सब सेकेंडरी है। हाँ, पर वही कि मैं भी एक नॉर्मल मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही हूँ, अगर मैं कर पाया तो कोई भी कर पाएगा। पर आप दोनों के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है आप दोनों की। हाँ। वो लाइक हस्बैंड वाइफ कम दोस्त ज़्यादा है, सच में दोस्त ज़्यादा है। इवन प्रोफेशनली ये ना बहुत सारे हस्बैंड वाइफ नहीं कर पाते कि एक साथ प्रोफेशनली काम करना, ग्रो करना, तो कुछ तो है आप दोनों के ऊपर ब्लेसिंग। जब ये डायरेक्ट कर रहा होता है मजाल है मैं कुछ बोल दूं, भारती ये लाइन ऐसे करके ऐसे, चाहे मैं उससे बड़ा वाला पंच मार दूं वो ठीक है, बट मेरे को उसके दायरे में ही रहना, मुझे ये पता है कि मुझे उसके दायरे में ही रहना है। आप दोनों पहले कब मिले थे लाइफ में? 2009 में कॉमेडी सर्कस, जब मैं ये लकड़ी हुआ करता था और मैं गोनी हुआ करती थी सच में। और इसने मतलब एक पंजाब से लड़की आई मोटी जिसको पता नहीं और कॉमेडी कर रही है, और इधर मैंने जब देखा कि हर लड़की को मॉडल बनना है, किसी को टेढ़े मेढ़े मुंह बना के हंसाना नहीं, और मैं कर रही हूँ लोग इतना कर रहे हैं। इसीलिए मोटी कहने से पहले मैंने अपने आप को, क्योंकि मैं मोटी हूँ तो ठीक है मैं मोटी हूँ, बट इसने जब मुझे प्यार का इजहार किया ना तो मेरे को लगा कि मैं वाकई यार लड़की हूँ। इसको भरोसा नहीं होता था, मैं इसको बोलता था ना कि भारती तेरी आंखें बड़ी सुंदर है तो ये नहीं बोलती थी। मेरे को बस ये था कि यार ये बहुत अच्छी है, और मैंने बोला चाहे हम दोस्त रहे या वो रहे, मैं इसको ना हर्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत प्योर सोल है, मैं नहीं दुख नहीं दे सकता। मेरी खुद की एक थियरी है कि जब आप अपने लाइफ के कोई स्पेशल इंसान से पहली बार मिल रहे हो ना, जो आगे जाकर स्पेशल इंसान बनने वाला है, उस पहली मुलाकात में कुछ हो जाता है। कुछ फील होता है कि हाँ इस इंसान के साथ ना कनेक्शन बैठेगी। ये मेरे साथ हमेशा, वो दोस्त हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। तो आप दोनों के लिए वो क्या था, पहली फीलिंग क्या थी? पहली फीलिंग याद है जब एकदम पहली बार मिले थे? फर्स्ट मुलाकात तो याद है, मैं स्क्रिप्ट सुना रहा था जब ये आई है और ये हर्ष आ गया, भारती हर्ष के साथ बैठ के स्क्रिप्ट कर, तो ऐसा होता ना कि इसी का वेट था। बड़ी दीवानी थी मेरी क्रश था इसको मेरे पे। मेरे को मेरे बताता हूँ, मैं कृष्णा सुदेश को स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही नहीं हंस रहे और कोई हंसी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, और ये दरवाजा खोल के आई और इसने कुछ दो बात बोली और लोग हंस पड़े, ये वो और इसने पूरा माहौल जमा के निकल गई। मैं बोला यार मैं कैसे हंसाऊंगा स्क्रिप्ट पे, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। फिर पता चला कि यार कृष्णा सुदेश ने मना कर दी स्क्रिप्ट। फिर किसी ने बोला यार ये स्क्रिप्ट ना भारती और परेश पे भी जा सकती है, तो परेश जी थे भारती के पार्टनर, तो मैंने बोला कि यार तो भारती को सुनाई। तो फर्स्ट टाइम मिले, देखा, मैं उसको टीवी पे देखता था लाफ्टर चैलेंज में, तो लाफ्टर चैलेंज में बहुत औरतें, इससे पहले भी कुछ औरतें आई थी, लेकिन मेरे को जब भी औरतें आती थी ना मैं ऐसा चैनल चेंज करता था, क्योंकि मेरे को ऐसा है, और पता नहीं क्यों तेरी औरतें ना मेरे को फनी कम लगती है कंपेयर टू मर्द ना। औरत कॉमेडी करती हुई ना बहुत कम अच्छी लगती है, और मैं कॉमेडी लिखता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो नहीं, क्योंकि 90% औरतों को ये चिंता होती है कि मैं मुंह तो खराब नहीं दिख रहा मेरा, मैं खराब तो नहीं दिख रही। एक लौती लड़की थी जो कैसा भी मुंह टेढ़ा कर लेती थी और हंसी आ जाती थी, तो मैंने बोला यार ये क्या लड़की है। फिर जब फर्स्ट टाइम मिला, बातचीत की, तो मेरे को ये बहुत अच्छी लगती थी। तब तो ऐसा नहीं था कि प्यार है, पर मेरे को अट्रैक्टिव लगती थी। फिर धीरे धीरे फिर हम दोस्त हुए, फिर मैं इसी के लिए लिखने लग गया। फिर मेरे जब स्क्रिप्टें अच्छी होने लग गई तो फिर बाकी कपिल भाई, कृष्णा सुदेश भी बोलते थे अरे हर्ष लिख लिया कर, तो मैं एक दो बार उनकी लिखता था, फिर भी मेरे को होता था, मैं कहा नहीं यार इस लड़की ने मेरे को तब सपोर्ट किया है जब कोई नहीं, जब एक दूसरे के साथ होते बड़ी वार्म सी, ऐसा होता कि दरवाजा ना कोई खोले, हम अपना स्क्रिप्ट कर रहे हैं, तुम लोगों को कहोगे, ऐसा होता था ना कि कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा होता कितना टाइम बीत जाता है एक साथ कुछ बिना बोले स्क्रिप्ट पे ही। आपने प्यार किया ना, आप सच में ये समझ सकोगे है ना कि उसके साथ वक्त कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। नहीं, और बहुत डर था मुझे। ये डर था कि मैं इसको बोलूंगा, ये बोलेगी भाग इधर से। इसको डर था कि ये मुझे बोल दे तो मैं ना बोल दूं कि मोटी है ना। आप समझ रहे हो कितना डर दिमाग में, दिल में, दोनों साइड से। और हमने किसी को बताते भी नहीं थे रणवीर, हमको ऐसा लगता था क्योंकि जोड़ी खराब थी ना, एक पतला, ये तो अब तो मतलब काफी ज्यादा ठीक है। आप ये कैमरे का स्टैंड देख रहे हैं, हर्ष ये था इतना पतला, और मैं वो भाई साहब इनसे भी थोड़ी ज्यादा होंगी उनको मोटा सच में, कि क्योंकि एक तो ऐसा था कि जोड़ी ना हैंडसम लड़का और थोड़ी हॉट लड़की वही अच्छे लगते हैं, जैसे ये है ना। तो अरे मुझे ऐसा लगता था कि लोग हंसे ना, अच्छा इनका चल रहा है ठीक है भाई, इनका अंधा कौड़ी ठीक है, ऐसा होता था। बट मैंने हर्ष को, जब उसने मुझे कहा कि मेरी शादी करनी, मैं कहा हर्ष तुम लोग धोखा तो नहीं देते, मैं ना अमृतसर से आई हूँ,
वैसे वाले तो नहीं हो, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि आज तुम्हारे साथ घूमूँ ये वो। तो इसने बोला भारती मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं वो चीज़ करूँगा जो मैं तेरे को भी दूसरे के साथ करता देख सकूँगा। वो एक इसका वर्ड है कि मैं कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा, हमेशा ऐसी चीज़ करूँगा जो तू भी दूसरे के साथ कर सके। वो दिन और आज के दिन हमारे 14-15 साल हो गए, हमारा एक बेटा है। वाह। इस बाहर की लड़की या बाहर के लड़के वाली बात कभी हमारे रिलेशन में नहीं आई। और यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ा रीजन है हमारा साथ काम करते हुए अच्छा चलने का, क्योंकि आप नहीं कर सकते कुछ चीज़ें ना। ऑब्वियसली अभी हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, बिकॉज हर एक की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती कि सबकी फेरी टेल जैसी हो कि यार प्यार भी हुआ, प्यार भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पर कहीं ना कहीं ईमानदारी, वो चाहे काम में हो, चाहे दोस्ती में हो, चाहे शादी में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, बट वो आप बात समझ चुके हो। जब आपने बोला कि जब वो बोलती है तो मैं चुप रहता हूँ, उसको सुनता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। आप कब सुनोगे उसको, वो भी आपको सुनती है। और हम दोनों कभी आपने हमको कभी नाचते पार्टियों में देखा, कभी निकलते हुए पर्स के साथ। आप कभी भी कहोगे ना पार्टी करनी, मैं कहूँगी घर आओ, क्या खाना है, चिकन मटन राजमा चावल गोभी पराठा, मैं नीचे मस्त बैठेंगे बातें करेंगे, ऐसे वाले हैं हम लोग। मतलब मैं घरेलू हूँ। आप कभी अचानक घर आ जाओगे ना, आप पहचान ही नहीं पाओगे, आप मुझे कहोगे मैडम को बुला दो। ये हालात होते घर में, क्योंकि मैं बर्तन से लेके इसकी सब्जी तक मैं खुद बनाती हूँ। इसको ना एक रोग है, वो क्या बोलते हैं, वो सीडी। तो इसको ना मैं बहुत बार, और भारती वो कुछ ज्यादा ही है, वो लिटरली कैसा होता पता है, एक दिन सडनली सुबह उठेगी और पागल जैसे ना किचन पूरा निकाल के ऐसा साफ करेगी, पूरा किचन विचन ये वो। तो मैं देखता हूँ, मैं कहा यार ये अब भी उठी है, नाश्ता कर, चिल मार, तू कल शूटिंग से आई है, तू घर पे रहती भी कम है, तू टीवी देख, रिलैक्स कर, मसाज वाली बुला, कुछ कर ले, गर्म पानी से नहा ले, ये इसको साफ करती रहती है। ऐसा तगड़ा मैंने है। अपने घर में देखा साफ सफाई बहुत। और मैं इसका भी चाहे शूटिंग हो, जो मैं भी शूट पे, ये भी शूट पे, बेटा भैया का बन गया, हाँ क्या डाला, नहीं पहले जीरा डाल, हाँ उसको मसाला भून थोड़ा। मैं ये भी शूटिंग पे करती रहती हूँ। कंट्रोल रूम में बोलते तू क्या करती है, तेरे घर में काम वाली नहीं। मैं वो हाँ 2-2 3-3 है, पर तू क्यों समझाती है, उनको पता नहीं। मैं कह नहीं, क्योंकि मेरे पति का टेस्ट मुझे पता है, क्योंकि मैंने लाइफ टाइम उसका ठेका लिया, उसने मेरा ठेका लिया है, तो ये ठेका मुझे पूरा करना है। अच्छा भैया कितने पराठे, नहीं बेटा उसमें मत लपेट। मैं ये करती रहती हूँ रणवीर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है हर्ष के लिए करना, और मैं लाइफ टाइम करती रहूँगी सच में, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी किसी से प्यार नहीं किया। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, मैंने सिर्फ इससे किया है। और मुझे इसका हर काम करने में इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और मुझे होता है कि ये बोलता ना क्या बनाया यार तूने, तो मुझे ऐसे लगता है कि यस आज बच्चन साहब के साथ मीटिंग हो गई, मैं ऐसी वाली हूँ। और मैं सच में, इसने बोल दिया यस तो मेरे लिए दुनिया यस, इसने बोल दिया नो तो मेरे लिए दुनिया नो। आज पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं टीवी बहुत अच्छा करती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा काम है टीवी का। एक स्लॉट पे 4-4 शो मिलते हैं मुझे, लेकिन मैं अपनी मर्जी वाली हूँ। लेकिन इसने बोला ये करते, मैंने बोला यूट्यूब कैसे करूँगी, मैं यूट्यूब वाली नहीं हूँ, मैं व्लॉग नहीं बना सकती, मैं अपने आप में कैसे जुड़े, मैं अपने आप को दिखाऊँ सबको ये वो। लेकिन इसने बोला कर भाई, आगे जाके यही चलना है। ये दिमाग वाला है और मैं मजदूर हूँ। और मैं सच में, हर्ष है तो भारती है, हर्ष नहीं तो भारती भी नहीं। नहीं भारती हर्ष के पहले भी स्टार ही थी, मैं इसको बहुत बार बोलता हूँ। अभी क्या होता है ना, स्टार को ना एक आप चमकाने वाला भी एक होना चाहिए। कई स्टार ना फिर वो गर्दिश में ना ढक जाते बादल से। तो आज अगर मैं 15-16 साल से इंडस्ट्री में हूँ और कहते हैं कि आप लाफ्टर क्वीन हो, कोई आ नहीं सकी लड़की, तो इसकी वजह से सच में ये मेरी बैकबोन है। और इसने हमेशा मुझे स्क्रिप्ट के मामले में, हर चीज़ के मामले में ऐसे रखा, नहीं भारती नहीं, हाँ यस तू जो मैं कभी जाती हूँ ना किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ करने कुछ, हर्ष मेरी हालत ख़राब हो रही है, अरे तू जो कर सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता, ऐसे 3-4 वर्ड बोल देता ना, मैं वो गाड़ी में सुनती रहती हूँ। और सच में रणवीर वो हो जाता है, वो हो जाता है। एक ऐसा पार्टनर आपको चाहिए माँ बाप के अलावा, जिससे आप हर बात कर सको, और जो आपकी पावर है, तो मेरा पावर हाउस ही है। ये भी आपके बारे में वही कहेंगे। एग्जैक्टली बिकॉज मैं तो इतना मानता हूँ कि मैं ना पहले ना बहुत ऐसा था, क्योंकि आप सोचो ना कि 17 साल 18 साल की उम्र में आपको कॉमेडी सर्कस में लिखने का मौका मिले, और जहाँ आपको महीने के 5-7 हज़ार रुपया चाहिए था, आपको 1 लाख रुपया मिले। सो मैं जब से कमाने लगा हूँ ना,
तब से ऊपर वाले ने भाई मतलब जहां मेरे को 10,000 की जरूरत थी, लाख आया। 19 साल का जब मैं हुआ तब 2.5 लाख कमाता था। तो धीरे 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 जब मैं लास्ट उस कंपनी मैंने छोड़ा तो मेरी 15-16 लाख रुपए पगार थी। तो और मैं तब जब कंपनी मैंने छोड़ी थी वो टाइम पे मैं 24 से 25 साल का था। तो मर्सिडीज से ले लो, ऑडी ले लो, बड़ा घर, सब सेट था, कुछ कमी नहीं थी। भारती को मिलके ना मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये इसमें ना कोई प्योरिटी है, कुछ तो है जो मेरे को बांध रहा है। प्लस मैंने भारती को मेहनत करते दिखा भाई। हम राइटर ना भाई, रात को 2 घंटा भी लिख दिया, स्क्रिप्ट लिख दी, खत्म हो गई। इसको पूरा दिन 12 घंटा खड़ा रहते हुए देखा। तो मैं जब इसको मेहनत करते देखता था ना तो मैंने बोला यार ये होती है मेहनत। आज शूट किया 9 बजे, 4 बजे रात को पैकअप किया, 5 बजे इंडियाज गॉट टैलेंट में गई, वहां पे पूरा दिन होस्टिंग किया। अच्छा होस्टिंग हमको लगता है, मेरे को भी लगता है होस्टिंग है यार, होस्ट आप हेलो एंड वेलकम बोल रहे हो, राजा की लाइफ। भाई वो 12 घंटे ना आपको खड़ा रहना पड़ता है और एक स्टांस में खड़ा रहना पड़ता है कि आप ऐसे खड़े हो, ये वो। तो बॉडी ना कहीं ड्रेन हो जाती है। और मैंने इसको बहुत टाइम तक ऐसा करते हुए देखा। वो धीरे धीरे ना मेरे को बदलती गई। और शायद जब मैं 27-28 साल का हो गया तब तक तो मेरे को लग गया था कि अभी धंधा करना है भाई, क्रिएटिव धंधा करना है, क्रिएटिव बिजनेस करना है। कोई कपड़ा नहीं बनाना, कोई होटल नहीं खोलनी है। मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं यूट्यूब करूंगा, मैं व्लॉग बनाऊंगा, मैं म्यूजिक लेबल खोलूंगा, मैं टीवी शो बनाऊंगा, बट मैं हर 4 काम करूंगा, 400 काम करूंगा, लेकिन अपने दायरे में रहकर। ये जीवन साथी वाला जो एक फैसला होता है ना, एक फैसला आपकी लाइफ बर्बाद कर देता है या लाइफ सुधार देता है। सही कह रही हूँ ना? सच में ना, आई फील कि वो गियर स्विच हो जाता है शादी के बाद। मतलब या तो बहुत वही बर्बादी हो सकती है या बहुत सक्सेस मिल सकता है। ये मैंने बहुत देखा है। जो लोग हमारे शो पे भी आते हैं हमेशा ये पूछता हूँ उनसे। प्लस हाल ही में ना एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे पॉडकास्ट आए हैं। अरुण पंडित भाई भी आए थे आपके साथ। करेक्ट। तो उन पॉडकास्ट की वजह से मेरी आंख खुल गई कि यार किस्मत नाम की चीज होती है। कोई ना कोई लिखा रहता है आपकी किस्मत में, और ये भी लिखा रहता है कि उनके आने के बाद क्या होगा आपकी लाइफ में। इसलिए ये कुंडली मैचिंग, ये सब का लॉजिक मैं उनसे बात करने के बाद जाना हूँ। और मतलब आई डोंट नो अगर आप दोनों ने कुंडली मैचिंग की है। हमने करवाई थी, हमने बहुत सालों पहले अमृतसर में एक पंडित जी से करवाई थी। उन्होंने बोला था कि यार लड़के दा भाग्य बड़ा चंगा है और ते शादी के बाद तो और ही चंगा हो जाना है। तो ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे याद है स्कोर क्या आया था आप दोनों का? स्कोर होता है, हाँ, वो जो गुण मैच करते हैं कुछ, हाँ कुछ 16-17 ही आया था कुछ। नहीं कुछ 28 कुछ आए थे। वैसे 32 होने चाहिए हमारे, कुछ 28 थे। मैं उदास हो गई कि ये शायद छोड़ देगा मुझे। 28 है। कहते हैं कि 26 और 35 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, स्कोर ठीक आ रहा है जो अभी है। हाँ, हमारा बर्थ डेट इसका 3 है, मेरा 30 है। प्लस जो टोटल ऑफ बर्थ डेट है वो भी सेम है। हमारा बच्चा भी 3, हमारा शादी भी 3 दिसंबर। कंपनी का नाम भी H3 एंटरटेनमेंट। लकी नंबर है। हाँ ऐसा मतलब हमको ऐसा लगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने काम भी किया था वो भी आगे 21 नंबर बंगलो है। इसी लेन में हमारा पूरा दुनिया इसी लेन में चली है हमारी, फ्रॉम स्टार्ट अभी तक। तो सब कुछ इधर ही रहा। आप कब हमारे जैसे इमोशनल होने वाले हो? कब शादी कब करोगे? है अभी थोड़ा वर्क फेज चल रहा है। मैंने बात करी है उनके साथ, तो नॉट बिफोर 2026 ऐसे सोच रहा हूँ। और 1.5 साल काम करना। अब हम 4 पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं हर हफ्ते। वाओ, बाप रे। हाँ, बहुत ज़्यादा फोकस है अब। पर ये एक फेज है लाइफ का। आई फील कि डेफिनेटली जब शादी होगी उसके बाद वो मतलब करनी तो है। हाँ, करनी है। मैं भी बहुत सिंपल वाले हो, कैसे वाला? बहुत सिंपल, धूमधाम शादी वाले। नहीं, मुझे कोर्ट मैरिज करनी है खुद के लिए। कोई बियर वुयर नहीं, कुछ शैंपेन नहीं उड़ेंगे? मैं बहुत साधारण बोरिंग आदमी हूँ स्क्रीन के बाहर, एज एन ऑफ स्क्रीन बहुत सिंपल आदमी हूँ। बट डेफिनेटली करूँगा, क्योंकि आई फील कि एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है किसी के लाइफ में। और जैसे कुछ लोगों के करियर गोल्स रहते हैं, बहुत सारों के पर्सनल लाइफ गोल्स भी रहते हैं। तो मुझे चाहिए एक अच्छी सी फैमिली। मुझे एक्चुअली लॉन्ग टर्म में मुंबई में रहना नहीं है। ये मेरे खुद के दिल में यही मतलब प्लान है खुद के लिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद मुझे पता है मैं पूरी तरह वो स्पिरिचुअलिटी ये सब में चले जाऊँगा।
तो वो मुझे या तो गोवा में करना है या तो हिमाचल में करना है। उफ, तो ये सोच रहा हूँ लाइफ के लिए। मेरा वही सवाल था कि कहाँ जाओगे, हिमाचल या फिर गोवा? मैं अभी सालों से कह रहा हूँ कि गोवा शिफ्ट हो जाऊंगा, गोवा शिफ्ट हो जाऊंगा, पर ये मुंबई की खासियत है कि जब आप वो शिफ्टिंग का एक मार्क रखते हो, कुछ ना कुछ ऐसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है Yes. आपके पास, एग्जैक्टली। जो आपको खींच के रखती है मुंबई में। हम कितनी बार गोवा में घर देखने गए हैं, लेकिन उसके जैसे गोवा की बात होती कि जगह देखने जाना है या ऐसा मिल रहा है कुछ, शो आ जाता है। हाँ, कुछ ना कुछ हो ये जाता है। मुंबई निकलने नहीं दे रहा। मंसूर खान सर मिले थे, जो आमिर खान के कजिन ब्रदर है। राइट। वो रहते हैं एक जंगल के बाहर, एग्जैक्ट कुन्नूर नाम की जगह, हाँ, कुन्नूर, जो ऊटी के बाहर है। तो मैंने उनसे इसी के बारे में बात करी थी, क्योंकि उन्होंने जोश डायरेक्ट की थी, कयामत से कयामत तक डायरेक्ट की थी, और 2-3 और फिल्में। अच्छा, ये सारी आइकॉनिक पिक्चर है। और बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मतलब अपने काम में भी बहुत अच्छे थे। तो जब मैं उनके साथ बैठा, उनको यही पूछा कि मुझे भी शिफ्ट होना है, जैसे आप शिफ्ट, वो उनके वाइफ के साथ रहते हैं एक जंगल के एकदम बाहर, जहाँ 6 बजे के बाद घर के अंदर जाना पड़ता है क्योंकि लेपर्ड आ जाते हैं बाहर, मतलब एक्चुअल जंगल है वो। और खुद एक जनरेटर वैन लगा के रखी है उन्होंने। पर वो और उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश है लाइफ में, मतलब शहर से बहुत दूर है। वैसी लाइफ मैं खुद के लिए भी ड्रीम करता हूँ। बट जब मैंने उनको इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि यार बॉम्बे ना आपको हमेशा खींच के रखेगा, और एक पॉइंट के बाद आपको खुद वो अपॉर्चुनिटी को ना कहना है। जब आप उस अपॉर्चुनिटी को ना कह पाओगे फिर ये सब हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा एक नंबर रखा है मेरे दिमाग में कि अर्ली 40s में 42-43 ईयर्स तक, तब मैक्सिमम तब शिफ्ट हो जाऊं। अच्छा। क्योंकि वो अभी भी ना ये सब देखने के बाद, यूट्यूब सक्सेस ये सब देखने के बाद थोड़ी डिटैचमेंट फील हो रही है। आई डोंट थिंक कि हर किसी के साथ ये होता है, पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटैच फील करता हूँ। मुझे बाहर जाने का मूड नहीं फील होता है, मुझे बस घर पे बैठ के। हाँ, चलना आया क्यों नहीं तू यार, अरे सब पहुंच गए। अरे नहीं है, ऐसा होता है ना। बड़े दोस्त नाराज हो जाते हैं, तू आता नहीं है पार्टी, तू खुद पार्टी देते नहीं हो, प्लस हम पार्टी रखते तो तब भी नहीं आते हो। बट हमको ऐसा लगता है मूवी देखने भी नहीं जाते। हाँ, मतलब मैं मम्मी को लेके जाता हूँ, मम्मी को अच्छी लगती है मूवीज, तो उनके साथ देखने जाता हूँ। पर एक्चुअली मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। और अगेन दादाजी वाली बात है, पर इतने सारे मंक्स तांत्रिक्स को मिलने के बाद ना कुछ हो जाता है आपके साथ। आप इतने सारे स्पिरिचुअल लोग से मिल रहे हो। तो मैं पूरा अभी पूजा पाठ में घुस चुका हूँ। वाह यार, आई डोंट नो कि क्यों हो गया, पर जैसे एक ड्राइविंग फोर्स रहता है ना, कि कोहली का ड्राइविंग फोर्स क्या है कि उसको रन स्कोर करना है, तो मेरा ड्राइविंग फोर्स है कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा दूर जाना, और उस स्पिरिचुअलिटी में दूर जाने की वजह से यूट्यूब में सब अच्छा चल रहा है। आई फील कि जो भी ये वाला सही सक्सेस बात है, ये मेरा मानना है, ये हर किसी का मानना नहीं होता है, बट मैं पूरा धार्मिक बन गया और भी ज्यादा बन रहा हूँ टाइम के साथ। सच में आपसे ना बड़ा अच्छा आपका ऑरा टीवी पे भी दिखता है, वरना ना टीवी पे कईयों का नजर नहीं आता। बड़ा गुड बॉय, बड़ा प्यारा सा लड़का। नहीं, और मैं बहुत लोगों की हेल्थ पे, बहुत लोगों की मेंटल स्टेट पे फर्क पड़ा है, ट्रस्ट में, आपके पॉडकास्ट से। मेरे खुद पे, मतलब मैं खुद आपके लुक कुतिनो का पॉडकास्ट, अभिजीत चावड़ा का पॉडकास्ट, यू नेम इट, मतलब सबके पॉडकास्ट, लुक कुतिनो के पॉडकास्ट तो 3-3 बार देखे हैं। इतनी कमाल की बातें आपने हमको सबको बताई है ना, वो चीज आदमी, लुक कुतिनो का पॉडकास्ट आप देख लो, आपकी जिंदगी ना सुधर जाए तो बता देना आप। उनके वर्ड्स में पावर है। मतलब जो वर्ड्स वो यूज करते हैं वो कहीं और से निकल के आ रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब पॉडकास्ट की तो मुझे इतने सारे बिलियनर मिले हैं, बिजनेसमैन मिले, वो भी अच्छे होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत कुछ किया है उन्होंने लाइफ में, बट कभी उन्हें देखकर ये नहीं लगा कि मेरे को इनकी तरह बनना है, क्योंकि अभी भी उनका वो संघर्ष चल रहा है। पर जब मैं लुक कुटिन्यो जैसे लोग से मिलता हूँ या ऐसे स्पिरिचुअल लोगों से मिलता हूँ, वो आई वोंट, एक पॉजिटिव जलन होती है कि मुझे ऐसा बनना है लाइफ में, कि इतनी ज्यादा संतुष्टि। और मतलब उनके लाइफ का पर्पस ही है कि दुनिया में अच्छाई फैलानी है। तो वो, हाँ, बहुत डीप आदमी है वो, मतलब सारे बहुत आप लोग भी वैसे ही टाइप के हो। आई फील अपने काम में पॉजिटिविटी, आपके काम के थ्रू आप पॉजिटिविटी फैला रहे हो। हमारा तो वही है यार कि खाली बैठा नहीं जाता और काम करते रहना है। और गरीब रहे हैं बचपन में तो एक डर सताता रहता है कि वापस गरीब ना हो जाए। वो डर हमको रोज काम करवाता रहता है। कहीं ना कहीं गरीबी से डर लगने लग गया, बिकॉज वो मजबूरी हमने देखी है, वो परेशानी हमने देखी है, छोटी छोटी चीजें मुश्किल हो जाती है। पता है, अब आज तो हम एक अलग ही दुनिया देख रहे हैं। हमारी दुनिया बहुत अलग थी। भारती की अमृतसर में एक दुनिया थी, मेरी कांदीवली चारकोप में एक दुनिया थी। मुंबई में रहकर आपको लगता है आप तो मुंबई के हो, मुंबई में भी अपने स्ट्रगल होते हैं यार। मुंबई में भी बहुत स्ट्रगल होते हैं, चीज़ें होती है। एजुकेशन के टाइम पे
कपड़े, गाड़ी, वो चीजें ना ऐसे था कि बहुत दूर था यार। मतलब 4 व्हीलर मेरे लिए बहुत दूर था। मतलब एक मेरा ड्रीम था जैन, मारुति जैन 30,000 वाली की मिल जाएगी मेरे को, वो मिल जाए, मतलब वो ड्रीम था मेरा। और जब मेरी पहली स्क्रिप्ट सिलेक्ट हुई, उन्होंने जब बोला, जो कॉस्ट का मैंने एक बार बोला भी था कि उन्होंने कुछ 18 बोला, मुझे 1800 लगा हुआ 18,000। तो जब वो 36,000 रुपया ऐसा कुछ हो गया था, ये लाख रुपया कुछ आया था, तो मैंने ये सोच लिया था चल यार मेरी गाड़ी होगी, मेरा सेट हो गया। तो अब वहां से जब आप यहाँ पे आते हो और अब आप देखते हो कि यार अब तो मैंने सोचा भी नहीं था सेलिब्रिटी बनने का। मैं तो डे 1 से राइटर था। भारती ने 1000 बार मुझे बोला स्क्रीन पे आ। बोला नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। बट कैसे हो गया, आज तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे आ गया। फिर आपको ऑफर्स आते हैं टीवी के, बिग बॉस के, ये वो? मतलब एक्टिंग के ऑफर्स आते हैं। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेंटर जैसे हैं इन अ वे, मुकेश छाबड़ा सर, वो भी कहते हैं कि करो ये एक्टिंग करो। बट मेरा पूरा ध्यान अब कंटेंट में है। पता नहीं, मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। लाइक ये जो पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का ड्रीम जॉब है। मैं जो मेरे खुद के स्किल्स है कि मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा अजीब हूँ, अजीब चीजें कहता हूँ, प्लस लोग मुझे बहुत अच्छे। कितने मीम भी बनते हैं ना आपके, पूरा सोचने वाले। आपका भी मौत के बारे में सोचते हैं। हाँ ना, देखा आप देखते हो वो सारे मीम? आप ऐसा क्यों पूछते हो? आप मौत के, अच्छा वो ऐसे, वो अच्छा उसके बाद मीम में भी वो जैसे भूमि पेडनेकर का था, उसका ऐसा ऑकवर्ड साइलेंस था कि मैं भी क्या बोलूं इसको। पर मैं रियल लाइफ में भी ऐसे ही हूँ। मतलब दोस्तों के साथ जब बैठता हूँ, और पहले भी ऐसे ही था, अजीब सवाल पूछता था। ये बस दुनिया अब देख रही है। मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, मतलब रियल सिस्टर, वो कहती है कि आई कांट बिलीव यू आर गेटिंग पेड टू बी योरसेल्फ। और वो वर्क करता है यार, वो वर्क करता है। दुनिया बस अब मेरी रियल साइड को देख रही है। पता है, मतलब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों हमारा शो अच्छा भी नहीं लगता, पर कंटेंट में एक रूल होता है कि बी और ऑथेंटिक सेल्फ, जो आप हो वही दुनिया को दिखाओ। फिर दुनिया का ही भाड़ में, जिसको नहीं अच्छा लगा उनको नहीं अच्छा लगा, बहुत सारे लोग अच्छा लगेगा। और कभी भी आपका काम हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो बात है, लोग जो रोने लग जाते हैं ना, मुझे कैसे कमेंट दिए, हर किसी को प्यारे नहीं लग सकते आप। ये बहुत सारे लोग ना ये सवाल पूछते हैं कि आप ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करते हो, हेट को कैसे हैंडल करते हो। ये भी हमारी मीडिया इंडस्ट्री की एक सच्चाई है। अगर मीडिया में ग्रोथ चाहिए, वो सब ट्रोलिंग और ये सब पचाना पड़ेगा भाई। मतलब थोड़ा धक्के खाने पड़ेंगे ट्रेन में चढ़ते हुए आपको। देखा बिग बॉस में कितने लोग चले गए, बड़ा पाव वाली दीदी, सारे उधर हैं अभी, है ना यार। वो तो एक शो ही ऐसा है जो शायद अभी मेरे को भी मेंटली बहुत इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि 24 घंटे वाला आ गया है। तो मेरे को शुरू में देखना था, तो मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि हमको जाना भी पड़ता है। वहाँ पे जाते हैं, कॉमेडी करते हैं, कोई रोस्ट कर देते हैं, तो हमको देखना होता है। तो इस चक्कर में मैं देखता हूँ, मैं एडिक्ट होता जाता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप को लोगों के घरों में झांकने वाला जो एक अंदर से होता है ना, जो शायद आपके ही पॉडकास्ट में मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे अंदर कोई जीन्स है पुराने वाले। जैसे हम ग्रीनरी में जाके हमको अच्छा लगता है। हम अभी करजत गए थे तो कितना मजा आया था। कहीं ना कहीं वो हमारे बहुत हजारों साल पुराने जीन्स है, जो शायद नोमैड हुआ करते थे और वो जंगलों में घूमते थे, और वो जीन्स को खुशी मिलती है। मतलब पहले हम एक ग्रुप में जाया करते थे, हंटर गैदरर के टाइम, ये हजारों साल पहले की बात है। तो ग्रुप के हर सदस्य को जानना पड़ता था, और इसलिए हमें गॉसिप अच्छी लगती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ बात करके, किसी और के बारे में बात करके ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो आपको लगता है कि अच्छा, अगर हमने उस इंसान के बारे में ज्यादा जाना तो हम शायद ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, हम बच सकेंगे उनसे, कि डबल क्रॉसिंग हो सकती है। ये गॉसिप का साइंटिफिक लॉजिक होता है। वाओ। बट मैं रणवीर आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आपके शो में बड़े इंटेलिजेंट लोग आते हैं, बातें करते हैं मौत की या फिर भगवान की, कैलाश की, आपको वैसे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं या जब कोई फिल्म स्टार आता है? वैसे पॉडकास्ट अच्छे लगा। फिल्म स्टार्स का भी मतलब मजा अलग होता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है। आई फील कि स्पेशली हमारे देश में ना, जो एकदम टॉप वाले फिल्म स्टार्स होते हैं, बेसिकली 10-15 ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो वो 10-15 सारे के सारे बहुत स्पेशल सोल्स हैं और बहुत एम्बिशियस होते हैं। मतलब उनकी पर्सनल लाइफ बहुत कम होती है, प्रोफेशनल लाइफ ही ज्यादा होती है। तो वो भी एक अलग रियलिटी है। वो रियलिटी को जानना भी एक अलग मतलब एक्सपीरियंस रहता है। उस पर्सपेक्टिव मुझे फिल्म स्टार्स के साथ बात करना अच्छा लगता है, कि अब मैं इस इंसान को जान रहा हूँ कि इस इंसान की रियलिटी क्या है। बट अगर मुझे चूज करना हो तो मैं स्पिरिचुअल लोगों को चूज करता। जैसे आपने मंसूर अली खान की जब बात की, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ ऐसे लोगों से जिनमें ये हिम्मत है कि भाई मैं ये सब छोड़ के वहां जाना चाहता हूँ, लेकिन उधर जाके करना क्या है। वो मंसूर खान खुद पढ़ाई कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बातें कर ले। जी प्लीज। अरे हाँ।
डर के करे तेरे पता चक्कर नहीं में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मेरी खुद की टीम भी ये कहती है कि यार स्पिरिचुअल बातें कम करो। नहीं, नहीं, क्योंकि करो, हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, बट नहीं मैं तो करती हूँ सच में। हम तो पूरा हाँ, तो मतलब मैंने शास्त्र पढ़े और सिर्फ हमारे धर्म के नहीं, दुनिया भर के धर्म के, बेसिकली सब कुछ पढ़ के मैंने ये जाना है कि 2 गोल होते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में। पहला गोल ये है कि दुनिया को थोड़ा सा बदलो, जितना भी आप कर सकते हो, चैरिटी करो, पॉजिटिव कंटेंट बनाओ, मतलब आपके काम की वजह से दुनिया में कुछ बदलना चाहिए, ठीक है, लोगों को खुशी मिलनी चाहिए एक्सेट्रा, जो हमने लुक कुटिनो के बारे में। जी। और दूसरा प्रोसेस आपका साधना का प्रोसेस रहना चाहिए। इसलिए लोग चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं। एक्चुअली वो सब जगह में जाकर हमें साधना करनी चाहिए। साधना मतलब डिसिप्लिन, एक प्रैक्टिस होती है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रैक्टिस। यस यस। जैसे हम हमारे घर पे पूजा पाठ देखते हैं, वो एक तरह की प्रैक्टिस है, पर जनरली स्पीकिंग डीपर प्रैक्टिसेस भी होते हैं, जैसे माला जाप, मेडिटेशन, ये वो। तो एक्चुअली जितना हो सके टाइम उसमें लगाना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है। बट आज के ज़माने में लोग ये सब भूल चुके हैं और पैसों के पीछे पड़े हैं। करेक्ट, कुछ लोग पैसों का यूज़ अच्छा करते हैं वो पहले वाले गोल के लिए, सही बात है। बट एक्चुअली आपका जन्म इस संसार में हुआ है एस्केप होने के लिए। एज इन आपको मरना है। हाँ, हर किसी को मरना है, पर मरने के बाद लौटना नहीं है, क्योंकि यहाँ सफरिंग है ज्यादा। यार मुझे डरा दिया। ओ, ये लॉजिक होता है। तो जब तक आप जिंदा हो साधना ज्यादा होनी चाहिए, और इसलिए बहुत सारे जो बूढ़े लोग होते हैं वो साधना में घुस जाते हैं, जाप ज्यादा करते हैं, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, क्योंकि तब तक जिंदगी का सच पता चल जाता है। और अगर लाइफ में अर्ली कर लिया तो करियर में बहुत फायदे दिखेंगे। साधना का एक ये प्लस पॉइंट ये भी होता है कि आप बहुत शांत हो जाते हो, बहुत ऑब्जर्वेंट हो जाते हो, इंट्यूशन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो मेहनत करने की क्या कहते हैं एबिलिटी, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप ज़्यादा मेहनत कर पाते हो, क्योंकि बेसिकली जब आप जिम जाते हो आपकी स्टैमिना बढ़ रही है, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। जब आप साधना करते हो आपके दिमाग की स्टैमिना बढ़ जाती है, तो ज़्यादा कुछ कर पाते हो अपने करियर। साधना को डिफाइन कैसे करते हैं? हर किसी के लिए अलग होता है, वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग है कि जिस रिलीजन में आप जन्मे हो, आपने बचपन से क्या सुना है, उस हिसाब से आपको ज्यादा घुसना है अपने डिसिप्लिन में। साधना का लूज ट्रांसलेशन डिसिप्लिन है, कि जैसे हम जिम हर दिन जाते हैं, Correct. तो साधना में भी कुछ ना कुछ चीजें हर दिन करनी होती है। वहाँ कुछ लोग मेडिटेशन कर लेते हैं, कुछ लोग नमाज कर लेते हैं, प्रेयर करते हैं, बट ये डेली आपको करना है। और कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है हर धर्म में जो आप 1-1.5 घंटे के लिए भी कर सकते हो कंटिन्यूसली। इनफैक्ट आई थिंक हर धर्म में जाप होता है, जैसे हमारा रुद्राक्ष माला के साथ होता है, वैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म में हर एक में जाप की एक प्रैक्टिस होती है। एक्चुअली जितना टाइम आप वहाँ लगाओगे उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेस आपको मिलेगा उस वाले गेम में। हर किसी को लगेगा कि सिर्फ करियर के लिए हम जन्मे हैं, हाँ, बट ये सच नहीं है। करियर के अलावा भी एक और करियर होता है जो आपको साधना की वजह से उसमें प्रोग्रेस मिलेगा। तो यही, और जनरली जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली घुसोगे किताबों में, एज एन स्पिरिचुअल किताबें जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा और जानने का मौका मिलेगा। तो आई फील कि एक पॉइंट के बाद मतलब हर किसी को अपने मटेरियल करियर, पैसों वाले करियर से हटना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, पर ये मेरा मानना है। हाँ। और पता है क्या, जैसे ही हम ये बोलते हैं ना कि पैसों से थोड़ा हटना है, तो लोगों को लगता है कि आपके पास वो प्रॉब्लम नहीं है ना जो हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में तो आप भी हो और मैं भी हूँ और वो भी है। आई फील कि पहले लाइफ में, स्पेशली जब आप यंग होते हो, कॉलेज में होते हो, कॉलेज के तुरंत बाद एकदम करियर में घुसना चाहिए, ताकि ये फेज आपका जल्दी आ जाए लाइफ। और अगर आप उस फेज में ही दोनों चीजें कर सकते हो, जहाँ करियर पर भी ध्यान दे सकते हो और साधना पर भी ध्यान दे सकते हो, आपका करियर बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये लोग समझते नहीं, आई थिंक अब समझने लगे। ऑब्वियसली बहुत सारे पॉडकास्ट आप देख लेते हो, आपको समझ आ जाता है कि भाई ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना है, वो बेसिक चीज़ है, और आंख बंद करके ध्यान लगाना है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे मैजिक, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें होती है, जैसे संभवी महामुद्रा और न जाने कितने ही ज़्यादा चीज़ें होंगी। पर अगर किसी को स्टार्ट करना है, या आप क्या करते हो, लाइक आप कोई ऐसा मुद्रा करते हो या कुछ? बहुत अलग अलग ऑप्शंस है स्टार्ट करने के लिए। बेसिक अगर किसी ने वो अनुलोम विलोम का प्राणायाम कर लिया, दिमाग बहुत शांत हो जाता है। फिर वो दिमाग को शांत करने के बाद आप कोई भी मेडिटेशन उठा सकते हो। मैंने खुद स्टार्ट में बस बेसिक ओम चांटिंग की थी, कि एक जगह में बैठकर आपको पीठ सीधी रखनी है, नाक से सांस अंदर लेनी है, और फिर
ये बस कहना है कंटिन्यूसली। अगर आपने 20 मिनट के लिए किया, इट्स गुड। हर दिन किया, फिर आपको 1 महीने के अंदर बहुत फायदे दिखेंगे। आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस हो जाती है अकॉर्डिंग टू मी। ये मैंने खुद की लाइफ में देखा। तो मैं हमेशा जो भी कॉलेज ग्रेड्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहता हूँ कि करियर के लिए करो। जो हमने ऐप भी बनाई है वो इसी पर्सपेक्टिव से बनाई है कि पहले दिमाग को आप वर्कआउट दो। जितना ज़्यादा आप दिमाग को भी ट्रेन करोगे, आप उतना ही ज़्यादा करियर में फाड़ पाओगे अकॉर्डिंग टू मी। लाइक ये लोग समझते नहीं, क्योंकि ब्रूस ली जो मार्शल आर्ट, वो भी यही कहते हैं कि खुद के दिमाग पर आपको कंट्रोल लाना चाहिए। क्योंकि हर किसी को थॉट्स फील होते हैं, अर्जेस होते हैं चीज़ों के, मुझे ये खाना है, मुझे ये सिगरेट फूकनी है। आप अपने दिमाग पर कंट्रोल ला सकते हो कि आपको अपने दिमाग के थॉट्स को सीरियसली नहीं लेना है। पर ये पॉइंट तक आप तब पहुंचोगे जब आपने साधना हर दिन करी। तो आई एम वेरी लकी कि मतलब एज 22 में ये सब मिल गया मेरे को। जो हमने पहले बात करी थी कि पॉडकास्ट के पहले 4 साल में एक्चुअली मेंटल हेल्थ खराब हुई थी, बट उस सब का सामना मैंने किया साधना की वजह से। तो मुझे साधना का पावर पता है कि एक प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, और जब टाइम राइट होगा आपका करियर बहुत तेजी से आगे भी बढ़ेगा। और मैं बहुत करियर ड्रिवन हूँ, मतलब अब भी और भी पैसे कमाने हैं, पर वो पैसे कमाने की इंटेंशन ये है कि मुझे दुनिया भी बदलनी है पैसों के साथ। तो वो इंटेंशन है, नॉट फॉर गाड़ी या कपड़े। ये वो क्योंकि वो आई थिंक वो कमाने के बाद आपको समझ आ जाता है, जब आप अपनी महंगी गाड़ी में बैठते हो और आपको समझ आ जाता है कि हाँ ठीक ही है, मतलब इसमें क्या है। हाँ जो सी है वही ऐसा ऑटो वाला भी वही मजे कर रहा होता है जो हम बैठे होते हैं उसमें। ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं, ट्रैफिक तो सेम ही रहता है। भाई आप कोई भी पॉडकास्ट की तैयारी करते हो? मैं सिर्फ जब पॉलिटिशियन से बात करने वाला हूँ तब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ, मतलब पॉलिटिशियंस के लिए ओनली। क्योंकि आई फील कि यहाँ ना देश के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो आप पॉलिटिशियन से बात करोगे वो नेशनल हेडलाइंस बन जाएगी, वो एक्चुअली देश के पॉलिटिक्स को थोड़ा सा अफेक्ट करेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ, पर सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए। अदर देन दैट, मतलब क्योंकि हम हर दिन शूट कर रहे हैं, तो थोड़ी पढ़ाई पॉडकास्ट के दौरान ही हो जाती है। जैसे कि अगर मंडे को मैंने कोई डॉक्टर से बात करी है और फ्राइडे एक और डॉक्टर है, तो मैं पहले डॉक्टर की ट्रेनिंग से दूसरे डॉक्टर के साथ बात कर पाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉडकास्ट के थ्रू ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ पॉडकास्ट के थ्रू, नॉलेज इंक्रीज हो रही है। ये मेरी ब्लेसिंग है। पर पॉलिटिशियन से बात करना बिल्कुल आसान नहीं होता है ना, उनकी एक ऑरा होती है। मतलब मैंने बहुत बड़े क्रिकेटर से बात करी है, फिल्म स्टार से बात करी है, इन सारों के साथ ना ऐसा लगता है कि हम बच्चे बन के बात कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस के साथ आप बच्चे बन के बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो देश चला रहे हैं। हाँ। तो एक वो ऑरा रहती है उनके पीछे, तो वो इजी पॉडकास्ट नहीं होते मेरे लिए। यस मैंने देखा था कि एक वीडियो देखा था कि आप मोदी जी को कह रहे थे कि आपके साथ पॉडकास्ट करना है, तो आपका है इच्छा कि मोदी जी के साथ करें? बहुत ज्यादा है। आई फील कि कुछ लोग ना उन्हें बिल्कुल समझते नहीं, और आई नो कि मेरी पॉडकास्ट की खासियत ये है कि जो वो उस इंसान के दिल के अंदर बात है वो मैं बाहर निकाल सकता हूँ। मतलब मैं बहुत डीप बातें कर सकता हूँ किसी इंसान के साथ। तो वो ह्यूमन साइड मुझे दिखानी है मोदी जी की, क्योंकि ये आई फील कि हमारे देश के बहुत ज्यादा आइकॉनिक लीडर बन चुके ऑलरेडी पिछले 10 सालों में, पर इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है कि आधी दुनिया इनको क्रिटिसाइज कर रही है और दूसरे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो उस इंसान के लिए कैसा रहता होगा। तो ये जानना है मेरे को, ना कि सर कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हो यार, वैसे सवाल नहीं पूछते। हाँ, मेरे को भी होता है कि आप क्या सोचते हो, सुबह उठता आपको, रात को सोते वक्त क्या सोचते हो कि अभी कल क्या है, मतलब उन अंदर एक इंसान जो उनकी फीलिंग होती है ना वो। और मैं तो यही आपको ब्लेसिंग दूंगी और कहूंगी कि जरूर एक दिन आप मोदी जी के साथ पॉडकास्ट करेंगे और माइंड ब्लोइंग जाएगा, और जो हमारे मन में सवाल होंगे वो भी आप पूछोगे। लेकिन थैंक यू सो मच भाई, आज आप मिले हो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सीरियसली बहुत मजा आया, बहुत। और एक होता है ना यार कि किसी को देखकर, मैंने नवाज भाई को ये बात बोली थी, किसी की तरक्की, बहुत कम लोगों की तरक्की में आपको खुशी होती है। एक होता है ना फेक स्माइल, तो सब दे देते हैं, अरे भाई बहुत अच्छा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, वो नहीं। एक जेन्युइनली आप किसी को देखते हो जब आपका ट्रेंडिंग पे जाता है, या जब कुछ आपका अच्छा होता है, या जब आप बोलते हो कि यार अब आपने एक इंस्टीट्यूट एकेडमी भी शुरू की है, तो वो सब देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक कहीं ना कहीं
लोग सीख रहे हैं आपसे, ये सबसे बड़ी बात है। मैं खुद सीखा हूं तो मतलब मैं उसका मतलब जीता जागता उदाहरण हूं कि भाई नॉलेज मिलती है तो आपके पॉडकास्ट से मिलती है। थैंक यू भाई, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ आप दोनों की यार एक्चुअली वो मस्ती वाली कॉन्वर्सेशन करनी थी, बट मैं खुद भी एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ, तो जब एक फुटबॉलर एक दूसरे फुटबॉलर की गेम को देखता है उसे एक अलग एक्सरे तरीके से समझ आता है कि क्या हो रहा है यहाँ। उस पर्सपेक्टिव से जितनी ज़्यादा मेहनत आप दोनों ने करी है खुद पे भी, कंटेंट पे भी, यूट्यूब में भी ग्रोथ मिले, टीवी में भी ग्रोथ मिले, ये इजी नहीं है, तो उस मेहनत के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रणवीर। और आपको जानने के बाद तो और रिस्पेक्ट होगी कि आप सच में ही गुड बॉय हो, सच में गुड बॉय हो। और जिससे भी आपकी शादी हो आप बहुत दोनों प्यार से रहो, खुश रहो, पति पत्नी बाद में दोस्त बन के पहले रहना, और सिंपल ही शादी करेंगे, ये तो हमें पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, अचानक से बस आ जाएगा कि रणवीर अलाहाबादिया, ऐसे फोटो आएगा रिंग वाला, रणवीर अलाहाबादिया प्रयागराज हो चुके हैं। सो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करो, आपके पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं था कि बंद करो भाई, ऐसा लगता है कि अब हुआ तो पूरा देखना ही है, दाल बंद कर दे 2 मिनट, ऐसा होता है। सो लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी को। थैंक यू।